चलो शुरू करते हैं। तो जैसे हाँ, कैलकुलेशन वाले पार्ट पे ध्यान दो। तो कैलकुलेशन में जैसे तुम लोग को दिख रहा है, जो सबसे पहला ऑप्शन है, ये सारी चीजें मिटा रहे हैं, ठीक है। जो सबसे पहला ऑप्शन वाला पार्ट दे रखा, उस पहले ऑप्शन वाले पार्ट में अपना वैल्यू दे रखा है 3 × 10⁻⁻23। दूसरे ऑप्शन में -22 है, मतलब 10 का डिफरेंस है, 10 के मल्टीपल का डिफरेंस है। मतलब पहला अगर 30 होता तो दूसरे वाले पार्ट को हम लोग 600 ले सकते थे। पहला 3 होता, दूसरा 60 होता। ये काफी बड़ा गैप होता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में 10⁻⁻21 दिख रहा, मतलब और भी ज्यादा गैप है यहाँ पे। और फोर्थ ऑप्शन में 10⁻⁻23 है। लेकिन जब -23 फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन दोनों में है, तो भी एक चीज देखो कि हम लोगों के फर्स्ट ऑप्शन वाले पार्ट में वैल्यू 3 है, जबकि लास्ट ऑप्शन वाले पार्ट में वैल्यू 9 के बराबर है। मतलब काफी बड़ा गैप है। जब भी इस तरह का बड़ा गैप आएगा, तो इस तरह के केस में हम लोग अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं, ताकि हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाए। कल कैलकुलेशन क्या करना था अपने को, तो 18 × 1.66। तो हम लोग नॉर्मली करते क्या है, 10 के टर्म में कैलकुलेशन आसान फील होता है, तो हम लोग हमेशा एक गिवन नंबर को नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे 18 है, इस 18 वाले पार्ट को हम लोग नियरेस्ट 10 में अगर कन्वर्ट करें, तो आराम से इस चीज को हम लोग 20 के अराउंड कर सकते हैं। 20 मान लिया। आए बाकी लोग माइक्रोफोन ऑफ रखे अपना। रवि माइक्रोफोन ऑफ रखो। तो अगर हम लोग एक का वैल्यू बढ़ाए, जैसे 18 वाले पार्ट का वैल्यू बढ़ाए, तो डेफिनेटली दूसरे का वैल्यू घटाना पड़ेगा। एक का वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरे का घटाएंगे, तभी तो एडजस्टमेंट हो पाएगा मल्टीप्लीकेशन में। जैसे A × B है, तो ए का वैल्यू बढ़ाएंगे तो बी का वैल्यू घटाना पड़ेगा, तो वैल्यू नियर अबाउट एडजस्टेड होगा। तो 18 को 20 के बराबर कर दिए, तो 1.66 को भी थोड़ा घटा देते हैं। घटा करके कुछ भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 1.5 ले तो ज्यादा बेटर है। तो 1.5, और उस टाइम पे हम 1.4 लिए थे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा आंसर नियर अबाउट ही हमको लाना है, एग्जैक्ट तो वैसे भी नहीं आएगा। तो 1.5 होता अगर ×20 होता, तो वो तो आसान कैलकुलेशन है। 1.5 × 20 मतलब 15 × 2, तो आराम से 30 × 10⁻⁻24 वैल्यू आया। तो 30 × 10⁻⁻24 मतलब 3 × 10⁻⁻23 आ गया। अगर 1.4 माने होते, तो 1.4 वाले पार्ट में 28 × 10⁻⁻24 आता। तो इस चीज को 2.8 × 10⁻⁻23 लिखते। तो वहां से आराम से वैल्यू को हम लोग 2.8 के नियर अबाउट वाले पार्ट में, मतलब 3 वाले पार्ट में कंसिडर करने के लिए आराम से मेंशन कर सकते थे। तो पहले ऑप्शन में 3 × समथिंग है, तो ये पहला ऑप्शन अपना आंसर निकल के आ जाता। ये कैलकुलेशन धीरे धीरे अपने आप जब आता जाएगा कैलकुलेशन, तो अपने आप तुम लोगों को समझ में आता चला जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सीख लेंगे, टाइम लगेगा। 2 महीने 3 महीने देखते देखते तुमको अपने आप समझ में आया कि हम क्या कर रहे थे, फिर अपने आप तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया सबका? चलो भाई, 5 अगर क्लियर हो गया, तो इसके बाद कोई बोला था क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डाउट पूछा था शायद से। सर 8 का बी। 8 का बी, ओके। 8 के बी में मेंशन किया है 2 ग्राम मॉलिक्यूल। किसका डाउट है 8 का बी? रवि कुमार सर। रवि, बढ़िया। रवि एक चीज बताओ, ग्राम मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? जल्दी बताओ रवि। सर 2 मोल। कितना? 2 मोल। 2 ग्राम मोल। ठीक है। हाँ, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 2 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये पूरा जो मॉलिक्यूल है, इसके 2 मोल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो K3FeCN6 में हम लोग के पास, जैसे इसको नीचे लिख देते हैं, K3FeCN6। इस पूरे स्ट्रक्चर में एक मॉलिक्यूल में एक ही आयरन है, तो एक मोल में एक ही आयरन का मोल होगा, और 2 मोल में 2 आयरन का मोल होगा। इसका मतलब बी वाले पार्ट में हम लोग के पास पी ऑप्शन हो सकता है। बट एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैट्रिक्स मैच में बचपन से में भी पढ़ते आ रहे होंगे, ए का ये ऑप्शन है, बी का ये ऑप्शन है, सी का ये ऑप्शन है, बट अब ऐसा नहीं होता। ए ऑप्शन चारों से मैच कर सकता है, पी क्यू आर एस, चारों से मैच कर सकता है। ओए ओए रवि, बहुत मार खाएगा। हम बोल रहे कि माइक्रोफोन ऑफ रखो, जैसे ही बात खत्म माइक्रोफोन ऑफ करो। इनफैक्ट आगे जाने के बाद कहीं कहीं पे टी ऑप्शन भी होता है, तो एक ही ऑप्शन से चारों पार्ट, पांचों पार्ट मैच कर सकते हैं। तुमको हर एक पार्ट का ध्यान रखना होता है, तो इसीलिए इसमें ऐसा नहीं कि केवल पी वाला पार्ट, बाकी को भी चेक करके चलेंगे हम लोग।
सेकंड ऑप्शन में दिया ओजोन मॉलिक्यूल, तो ओजोन का तो इससे कोई रिलेशन नहीं दिख रहा हमको बी ऑप्शन में, कहीं ऑक्सीजन नहीं है तो छोड़ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में बोल रखा है 1 मोल, तो 1 मोल तो कोई रिलेशन हमको यहाँ पे भी नहीं दिख रहा। फोर्थ ऑप्शन में 12 मोल ऑफ कार्बन एटम, हाँ एक ये रिलेशन दिख रहा है, जैसे इस मॉलिक्यूल के अंदर नीचे मार्क कर रहे हैं हम रेड पेन से, कार्बन दे रखा और कार्बन के कितने एटम्स दे रखे हैं 6, तो अगर एक मोल में मतलब एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, तो एक मोल में 6 मोल कार्बन एटम होंगे, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा 12, तो इसका मतलब ये एस ऑप्शन वाला पार्ट भी सही ऑप्शन है। तो बी वाले केस में पी एंड एस दोनों ऑप्शन कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं हम लोग। समझ में आया रवि? और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है किसी भी क्वेश्चन में। Nope. चलो भाई, अगर डाउट नहीं है तो फिर वो क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। आज काम करते हैं केमिस्ट्री का ही क्लास ले लेते हैं, दूसरे क्लास तो अंकुर सर का भी कहीं पे क्लास होगा, तो हम केमिस्ट्री का ही क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं। Okay. तुम लोग का शायद से लेक्चर 4 होना है, लेक्चर 5 होना है, पता नहीं एग्जैक्टली कौन सा लेक्चर होना है, देख लेते हैं। मोल में 11 इंजीनियरिंग लेक्चर, चलो 5 ही रखते हैं। लास्ट क्लास में जहाँ तक हमको ध्यान है, तुम लोग को रिलेशंस मैंने बता दिए थे कि मास कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज कैसे निकालते हैं, और एक डायग्राम भी बनाया था जिसमें तुम लोग को ये चीजें भी मेंशन की थी कि डायग्राम वाले पार्ट में, एक सेकंड, हाँ डायग्राम वाले पार्ट में लेक्चर 4, अच्छा ये तो मेडिकल वालों का लेक्चर है। ये डायग्राम शायद से बता दिया था जो स्क्रीन पे तुम लोगों को दिखेगा भी, ये डायग्राम तुम लोगों को बता दिया था टोटल मास में, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज में और मोल्स वाले पार्ट में क्या रिलेशन हो सकता है। तो हम लोग इसके Yes, आगे sir. वाले पार्ट को, हाँ आगे वाले पार्ट को फॉलो करना शुरू करते हैं। चलो ध्यान दो, जैसे अभी तक हम लोगों ने जो कैलकुलेशंस किए थे, उन कैलकुलेशंस में अभी तक हम लोग मास वाले पार्ट को डिस्कस कर चुके थे कि मास से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, और दूसरा नंबर ऑफ स्पीसीज से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो हम लोग इसके अगले वाले पार्ट पे आराम से मूव कर सकते हैं। मतलब इसके अगले पार्ट में एक और पार्टिकुलर कंसेप्ट है जो हम लोग को डिस्कस करना होता है, जिस चीज को हम लोग एसटी की कंडीशन भी बोलते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है वो कंडीशन, उस कंडीशन पे आते हैं, उससे पहले हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक लॉ होता है जिस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली, तो उस लॉ वाले पार्ट के डिस्कशन के बाद हम लोग आराम से एक और रिलेशन का डायग्राम निकालना शुरू करेंगे, मतलब लिखना शुरू करेंगे। उसमें हम लोग सारे एलिमेंट्स को या मास को या फिर नंबर ऑफ स्पीसीज वाले पार्ट को और एक और नए टर्म को कैसे रिलेट कर सकते हैं उस चीज पे आएंगे। तो अपने कॉपी में हेडिंग डाल देना एवोगाड्रोस लॉ या एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस वर्ड डालना हेडिंग, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। सिंपल सा हेडिंग है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। चलो भाई पॉइंट नोट करो। जैसे इस लॉ वाले पहले पॉइंट नोट कर लो, उसके बाद डिस्कशन करते हैं हम लोग। इस पॉइंट में ऐसा कंसिडर किया जाता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, कोई भी गैस हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स भी कंसिडर कर सकते हैं, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर and pressure condition, at same temperature and pressure condition. चलो ध्यान दो, जैसे इस पॉइंट का थोड़ा अपने को ध्यान रखना होता है इसमें
ये जरूरी पार्ट है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। कोई भी दो अलग अलग गैसेस के जब हम लोग पार्ट को सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे रखेंगे तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा अगर वो सेम हुआ तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। उल्टा भी बोल सकते हैं, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स सेम होगा तो दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे। और अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी जनरली सेम होंगे, एटम सेम नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, एक ट्राई एटॉमिक हो, पॉली एटॉमिक हो। तो एटम्स में चेंज, लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे और मॉलिक्यूल्स होंगे ये हमेशा इक्वल रहेगा अगर हम लोग सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम्स को लेकर के चल रहे हैं तब। जैसे इसको इस तरीके से हम लोग रिलेट तो कर सकते हैं, बट उस रिलेशन वाले पार्ट से पहले हम एक चीज पूछना चाहेंगे किसी से। शाश्वत बताओ भाई, सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंस होता है? सर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है सॉलिड का। ओके ओके। और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे ज्यादा रहता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स काहे सीखता है भाई? थोड़ा सिंपल सिंपल चीज बताओ ना। पहले मान लो 9th वालों को बताना है, 9th वालों को थोड़ा ना मालूम होता है। अच्छा 9th वालों को तो मालूम होता है, मान लो 7th वालों को बताना है, 8th वालों को बताना है। अब बताओ क्या होता है डिफरेंस सॉलिड लिक्विड गैस में? 8 वालों को? हाँ 8 वालों के हिसाब से, हम 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, बताओ हमको। हम तुम्हारे टीचर नहीं है, हम 8 क्लास के स्टूडेंट है। मॉलिक्यूल स्टिकली पैक्ड रहता है। अरे तो ये तो वही हो गया ना, पैक्ड रहता है। पैक्ड का क्या मतलब समझ में आएगा सॉलिड लिक्विड गैस का? क्यों पैक रहता है बताइए सर। देखो एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, जैसे ऑलरेडी चीजें भारी हैं 11th-12th में, तो आप लोगों को भारी चीजें सीखनी है, लेकिन अगर थोड़ा बेसिक लैंग्वेज से बात करेंगे ना तो थोड़ा जनरल तरीके से बात कर सकते हैं, सीखना आसान हो जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि हम तुम लोग को भारी चीज नहीं कराएंगे, हम लोग तो तुम लोग को असाइनमेंट दे रहे हैं, सब कोटा वोटा में फॉलो होता है, हम वहीं से सारे असाइनमेंट फॉलो कर रहे हैं। हम क्यों अपना नया असाइनमेंट बनाएंगे, पॉइंट ही नहीं है कोई। लेकिन पॉइंट ये है कि वो जो सारे क्वेश्चंस हैं जो लोग तुम लोगों को डिस्कस करना ही करना है, 2 साल के ड्यूरेशन में सॉल्व करना ही करना है, उनको सीखने के लिए कुछ बेसिक पार्ट हम लोग को चाहिए ही चाहिए। और कभी कभी इनफैक्ट ऐसा होता है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं जे एडवांस बहुत भारी होता है। एक्चुअल में जे एडवांस इसलिए भारी होता है कि वो लोग बहुत ही डीप में जाके सवाल पूछते हैं। डीप का मतलब बहुत सिंपल कंसेप्ट के ऊपर सवाल पूछते हैं, लोग उतना सिंपल तरीके से सोच नहीं पाते हैं। हाँ बोलो सर, आपका आवाज कट रहा है। तो हम क्या करें भाई, अब हम कहीं वो बीच में चाकू तो लगा नहीं रहे, आवाज आवाज के बीच में कट रहा होगा तो क्या करें। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम होगा मे बी। रिकॉर्डिंग चल रहा है वो देख लेंगे बाद में। एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करके देखो। बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या आवाज का? नहीं सर। नहीं सर। Okay. तो साजिया एक बार अपना मीटिंग एंड करके वापस उसी लिंक के थ्रू ऐड होकर के देखो, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है हाँ चलो ध्यान दो। तो जैसे नॉर्मली होता है क्या ना, बोर्ड में जब सवाल पूछता है तो देखा होगा आपने बोर्ड के सवाल में बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता है, डिफाइन दिस, वो ऊपर ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। मेंस में थोड़ा प्रिसाइज हुआ जाता है, एडवांस में बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के ऊपर सवाल पूछा जाता है। जितना बेसिक कंसेप्ट उतना एडवांस का सवाल है। तो ज्यादा हाई फाई चीजें मालूम होनी चाहिए, मालूम तो सब होगा, ठीक है करके बताएंगे भी, लेकिन ज्यादा हाई फाई चीजें बोलना नहीं होता है, बिल्कुल बेसिक तरीके से बात करना होता है। जैसे मान लो 8 वालों को हम समझाए तो हम सॉलिड लिक्विड गैस में तो यही बोलेंगे कि हाँ भाई सॉलिड का फिक्स शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। और गैस का दोनों में से कुछ नहीं फिक्स होता। पहली बार बचपन में तो यही सुना होगा ना। हाँ। तो फिर ये क्यों नहीं दिमाग में आया? मतलब बस जो भारी चीजें सुनेंगे वही करेंगे क्या? ठीक है चलो ठीक है। इससे तो एक सवाल पूछ ले भाई, दिव्य तुम बताओ। आवाज आ रही है दिव्य? इसको थोड़ा लेट पहुंचता है आवाज, छोड़ो इसको भी छोड़ते हैं। देवांशु तुम बताओ। देवांशु हाँ सर। हाँ सर। सॉलिड लिक्विड गैस में जैसा भी बोले कि लिक्विड का सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप भी फिक्स होता है। ठीक है लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। हाँ। लेकिन गैस के केस में ना वॉल्यूम फिक्स होता है ना शेप फिक्स होता है। ठीक है तो हाँ गैस का वॉल्यूम हम लोग पता कैसे करते हैं? जब फिक्स ही नहीं है तो पता कैसे कर दिए, कमेंट कैसे कर दिए? सर उसको कंटेनर में डाल के। उसको कंटेनर में डाल के। दिव्य तुमसे सवाल पूछे तो नहीं थे, सवाल किसी और के लिए था, लेकिन चलो जवाब दे दिया। चलो भाई बाकी लोग भी ध्यान देना इस चीज पे। जब हम लोग किसी गैस की बात करते हैं तो गैस के केस में मान लो कोई एक गैस ए है
जो कंटेनर के अंदर है, अगर इस कंटेनर का वॉल्यूम V के बराबर है, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही उस गैस का वॉल्यूम कंसिडर किया जाता है। और एक और पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना है अपने को, अगर इसी कंटेनर के अंदर कोई दूसरा गैस B भी है तो भी A और B को फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर लिक्विड होता है कि कंटेनर के अंदर दो लिक्विड है, मान लो A लिक्विड दे रखा और B लिक्विड दे रखा, तो टोटल कंटेनर के वॉल्यूम में अगर ए वाले पार्ट का मान लेते हैं कि 1 लीटर वॉल्यूम था, टोटल कंटेनर का वॉल्यूम 2 लीटर था, तो बोल सकते थे कि बी वाला पार्ट 1 लीटर है। मतलब ए और बी अपना अलग अलग वॉल्यूम रखेगा। एक्चुअल में गैस भी ऐसा होता है, लेकिन हम लोग उस तरह के गैस को थियोरेटिकल एक्सपेंशन के लिए कंसिडर नहीं करते, हम लोग टर्म यूज करते हैं आइडियल गैस। और आइडियल गैस रियल गैस क्या होता है, इस चीज को हम लोग चैप्टर नंबर 5 में थोड़ा बहुत सीखेंगे। बट अभी के लिए तुम लोगों को बस ये ध्यान रखते हुए काम करना है कि जब हम लोग गैस की बात करेंगे तो एक कंटेनर के अंदर एक गैस हो या दो गैस हो या दो से ज्यादा गैस हो, हर एक गैस एक दूसरे के वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होगा, किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं होगा। क्यों मतलब नहीं होगा, थोड़ा मूवी आगे चलेगा तो पता चल जाएगा। अभी के लिए इंडिपेंडेंट होगा, मतलब ए का वॉल्यूम भी कंटेनर के वॉल्यूम वी के हेलो। हेलो सर। आयुष, आवाज आ रहा है? सर आवाज आ रहा? हेलो सर। हैंग कर गया, थोड़ा सा रुक जाओ सर, आ जाएंगे। रुक जा। हाँ, तो बोर्ड के बारे में क्या बोल रहा था? सबसे अच्छा कौन सा गया वेटर तुम्हारा सब्जेक्ट? मेरा सबसे अच्छा हाँ। साइंस गया यार। बेकार। मैथ्स चल गया, मतलब ज्यादा बेकार नहीं गया, पर बाकी सब में से बेकार वही गया। क्या है कि हमको वो कुछ चेंज हुआ था उसमें, क्या सेटिंग में, तो हमको सेट 1 मिल गया था। उसका एक क्वेश्चन नहीं बना हमसे, इतना हार्ड था। एक नहीं बना कि। हेलो वेटर। हाँ बोलो। हाँ भी आदित्य, तुमको मना किया ना कि बकवास करना मत शुरू करना। सर बोर्ड्स के बारे में बात करें। हाँ तो नहीं बकवास करना, नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो चुप रहो। चलो ठीक है, ध्यान दो। जैसे स्क्रीन अभी शेयर हो जाएगा, पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम लोग नॉर्मली ऐसा कंसिडर करते हुए काम करें कि जो हम लोग का स्टेटमेंट लिखा था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर हम लोग मान लो दो कंटेनर्स लेके चलते हैं, ठीक है, दो अलग अलग कंटेनर्स लेके चले और दोनों कंटेनर्स में हम लोग अलग अलग गैसेस ले लिए, गैस ए और गैस बी वाला पार्ट। तो उसमें अगर एक कंडीशन अप्लाई करके चले हम लोग कि कंटेनर ए का प्रेशर पी है, कंटेनर बी का प्रेशर भी पी है, मतलब दोनों कंटेनर का प्रेशर सेम है। फिर दूसरा कंडीशन मान के चले कि कंटेनर ए वाले पार्ट का टेम्परेचर टी है, दूसरे का भी कंटेनर का टेम्परेचर टी है। तो एक चीज तो फिक्स हो जाएगा कि दोनों कंटेनर का टेम्परेचर वाला पार्ट और प्रेशर वाला पार्ट सेम है। अगर इस तरह का कंडीशन रहा तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि अगर दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम होगा तो इसका मतलब गैस का वॉल्यूम बेसिकली सेम हो जाएगा। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट अपने आप से सेम आना शुरू हो जाएंगे। इस चीज का थोड़ा अपने को ध्यान रखना होता है। कोई डाउट है क्या, बोलो। सर स्क्रीन में कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा वेट कर ले। तो बोली इसलिए तो स्क्रीन शेयरिंग जैसे ही ऑन होगा अपने आप, तो तक हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे उस चीज का थोड़ा अपने को ध्यान रखना होता है कि हम लोग जब भी वॉल्यूम वाले पार्ट को रिलेट करते हैं तो हम लोग इस तरीके से बात कर सकते हैं कि कंटेनर का जो वॉल्यूम है वही गैस का खुद का वॉल्यूम कंसिडर किया जाएगा। ये पहला चीज है। वैसे एक और चीज सुनना ढंग से, ठीक है। जब हम लोग मान लो अलग अलग कंटेनर्स लिए थे तो भी कंपैरिजन कर पा रहे थे कि दोनों कंटेनर का प्रेशर टी है, दोनों का टेम्परेचर टी है, तो क्या होगा। चलो ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। बट ये चीज हम लोग एक ही कंटेनर के अंदर अगर दो गैसेस डाल के चले तो भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं।
मतलब अगर हम लोग एक कंटेनर के अंदर दो गैसेस लेकर के चले तो भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं होने का मतलब ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे मान लो डायग्राम मेंशन कर अभी दिखेगा। हाँ चलो ध्यान दो। हाँ दिख रहा है दिख रहा है, ठीक है। चलो ध्यान दो। जैसे पहला कंडीशन जो हम लोग डिस्कस किए थे कि कंटेनर ए का प्रेशर पी है, टेम्परेचर टी है, ठीक है। कंटेनर बी का भी प्रेशर पी है, टेम्परेचर टी है। तो अगर इसका पहले वाले का वॉल्यूम हम लोग 1 लीटर लेते हैं, मान के चलते हैं कि यहाँ पे 1 मोल है, तो अगर दूसरे कंटेनर का ही वॉल्यूम हम लोग 1 लीटर लेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग को 1 मोल ही मिलेगा, मान के चल रहे थे। अगर हम लोग 1 मोल वाले पार्ट की जगह पे एजम्पशन लेके चल रहे होंगे तो हम लोग का 2 मोल वाला पार्ट होगा। तो अगर हम लोग का पहले वाले केस में 2 मोल है तो वॉल्यूम सेम होने की वजह से दूसरे वाले केस में भी 2 मोल ही वैल्यू निकल के आएगा। इस डायग्राम को समझने का तरीका है, एक तरीका। दूसरा इसका एक और एप्लीकेशन है। अगर हम लोग एक ही कंटेनर के अंदर दो गैसेस ले लें, ए प्लस बी, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो एक ही कंटेनर के अंदर अंदर दोनों गैसेस है, मतलब दोनों गैसेस का एक एक तो पार्ट फिक्स है कि वॉल्यूम वाला पार्ट सेम होगा ए और बी वाले पार्ट का, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मान के चल रहा है। दूसरा, कंटेनर सेम है तो दोनों गैसेस का टेम्परेचर भी सेम होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और अगर ये कंडीशन दे दिया प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी, तो सेम प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन पे अगर हम लोग सेम वॉल्यूम कैरी आउट कर लेते हैं दो अलग अलग गैसेस के लिए, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम सेम होने से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, या यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए भी एग्जैक्टली यही रिलेशन डिफाइन करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको समझने का तरीका एक ये है, अलग अलग कंटेनर या सेम कंटेनर में प्रेशर टेम्परेचर सेम हुआ, वॉल्यूम सेम रहा, तो आराम से नंबर ऑफ मोल्स सेम आएगा। लेकिन इसका एक और भी एक्सप्रेशन है एवोगाड्रोस लॉ वाले पार्ट में, जो तुम लोगों को थोड़ा ध्यान भी रखना होता है। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस के हिसाब से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका क्या मतलब है पहले एक्सप्लेन करेंगे, तब इसके बाद चीजों को नोट करना, जिसमें n वाला पार्ट नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है और v वाला पार्ट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो एक कंटेनर है जिसका हम लोग प्रेशर P टेम्परेचर T लेके चलते हैं, दूसरा कंटेनर है जिसका भी प्रेशर P टेम्परेचर T लेके चलते हैं, तीसरा और बड़ा कंटेनर है प्रेशर P टेम्परेचर T लेके चलते हैं। और मान के चलते हैं कि पहले वाले केस में जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, दूसरे वाले केस में वॉल्यूम 2 लीटर है, तीसरे वाले केस में वॉल्यूम 3 लीटर है। एजम्पशन लेके चल रहे हैं हम लोग। तो इस केस में अगर तीनों कंटेनर का प्रेशर टेम्परेचर सेम हुआ, पहला चीज। दूसरा, अगर वॉल्यूम वाला पार्ट 1 2 3 निकल के आया, तो अगर हम लोग एजम्पशन लेके चले कि पहले वाले केस में नंबर ऑफ मोल्स 2 था, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मतलब अलग अलग कंटेनर होते हुए भी अगर हम लोग वॉल्यूम को जिस रेशियो में चेंज करेंगे, अपना प्रेशर वाला पार्ट या सॉरी नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट उसी रेशियो में चेंज होगा। तो वॉल्यूम को हम लोग डबल कर दिए, तो जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी डबल हो जाएगा, मतलब दूसरे कंटेनर में 4 मोल्स निकल के आएगा। वॉल्यूम वाले पार्ट को हम लोग पहले वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में ट्रिपल कर दिए, तो जो हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट है वो भी ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट निकल के आता है। जब हम लोग गैसीय स्टेट पढ़ते हैं तो वहाँ पे एवोगाड्रो लॉ चलता है, जिसमें ये रिलेशन हम लोग फिर से यूज करेंगे। ये रिलेशन वाला पार्ट पूरा नोट कर लेना विथ डायग्राम, जो नीचे बॉक्स का डायग्राम मेंशन कर रखा है सर्कल का, उसके साथ साथ नोट कर लेना। नोट कर लो। सर हाँ बोलो। नोट करने के लिए सर अभी टाइम मत दिया कीजिए, अभी पढ़ाते रहिए, बाद में पीडीएफ मिलता है उस टाइम नोट कर लिया करेंगे। अरे उससे तुम्हारा डबल टाइम खराब होगा, पहले तुम लोग यहाँ स्क्रीन देखेगा, फिर घर पे फिर से स्क्रीन देखेगा, बात बराबर ही है, तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा मेहनत पड़ेगा। हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो पीडीएफ भेज देंगे, उधर से नोट करो, लेकिन वही स्क्रीन बार बार मत देखो। उससे अच्छा है कि दोबारा जब स्क्रीन देखना तो क्वेश्चन सॉल्व करो ना, टाइम तो है ही तुम्हारे पास। हाँ नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं कि
हेलो ये हेलो 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 भाई कितने लोग चाहते हैं कि हम लोग मतलब नोट करने का टाइम ना दें, पीडीएफ से नोट कर लेंगे? कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा काम किया जाए कि पीडीएफ में भेज देंगे, हम लोग नोट कर लेंगे, सर आप पढ़ाते जाइए? अपना हाथ रेस कर सकते हैं ताकि हमको दिख जाए स्क्रीन पे, क्योंकि उस काम से हम लोग का सिलेबस थोड़ा तेजी से चलेगा आगे। बट उसमें एक हमको थोड़ा सा डर है कि लोगों को लगेगा पीडीएफ तो मिल ही रखा है तो नोट करने की जरूरत क्या है। हम सजेशन नहीं देंगे कि बार बार फोन का स्क्रीन देखो, स्क्रीन से टाइम जितना कम रखो आंख उतना ही ठीक रहेगा, अदरवाइज इतना स्ट्रेस पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो सकता। तो इसीलिए स्क्रीन से नोट्स अपना नोट डाउन कर सकते हैं। अगर ये काम करेंगे तो हम लोग का सिलेबस तेजी से निकलेगा, तो आप लोगों के लिए अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आलसीपंती मत करना, ये नहीं कि नोट हम नहीं कर रहे हैं छोड़ो रहने तो क्या नोट करने की जरूरत है, पीडीएफ तो पढ़ा हुआ है, जब पढ़ना होगा पीडीएफ से पढ़ लेंगे। क्योंकि जब आप लिखेंगे उस चीज को तब आपके दिमाग में वो चीजें ज्यादा जाएंगी। और दूसरा, जब आप कॉपी पलट के देखेंगे तो आंखों पे स्ट्रेस भी कम पड़ेगा, आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा मेरे हिसाब से। बाकी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है भाई। और जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हम कॉपी देख लेंगे, तो देख लो, जो लोग नहीं नोट करेंगे वो लोग बहुत गाली सुनेगा मेरे से, तो इसलिए ध्यान रखना, गाली सुनने का मन नहीं है तो फिर बढ़िया है। सर ठीक है टेलीग्राम में नहीं आता है क्या? नोट्स? टेलीग्राम में नोट्स नहीं आता है? टेलीग्राम में तो नोट ज्यादा आसानी से जा सकता है, मतलब हम लोग यहाँ से सीधा, जैसे ऊपर स्क्रीन दिख रहा है, मतलब दिख रहा होगा तुम लोगों को, तो ऊपर साइड में ऑप्शन होता है सेंड करने का, तो हम लोग टेलीग्राम में सीधा भेज सकते हैं। अभी हम लोग को टेलीग्राम में भेजना होता है पहले किसी एक नंबर पर, वहां से व्हाट्सएप में भेज के तुम लोग एक एक करके फिर मैसेज करना होता है, इसलिए तो हम लोग बोल रहे हैं टेलीग्राम पे हम लोग इस वीक से मूव करेंगे। बहुत ज्यादा मेहनत का काम हो जाता है, फिर उसमें हम लोग दो चार चीजें भूल जाते हैं, फिर दिमाग काम करना बंद हो जाता है, मतलब भूल गए तो फिर भूल गए, फिर दिमाग खराब हो जाता है अपना। ठीक है, खैर यहाँ तक का पार्ट नोट कर लो, और उसके बाद फिर हम लोग आराम से इसके आगे आराम से क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना शुरू करेंगे, और उसमें नोट्स लिखने का ऑप्शन नहीं देंगे। लेकिन उसमें दिक्कत एक आएगा यार, नहीं नोट करना ही पड़ेगा। मान लो हम तुमको बोले क्वेश्चन सॉल्व करो, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तुमको कहाँ से नोट्स दिखेगा? अब हम मान लो इसके आगे एक टॉपिक पढ़ाएंगे और बोलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करो, तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तो तुमको फैक्ट चाहिए होगा, वो टॉपिक चाहिए होगा, तब तो तुम लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कॉपी में तो तुमको ऐसे भी छापना पड़ेगा। चलो, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, छापो, आराम से छापो। ठीक है, चलो भाई, यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई मेरे हिसाब से कोई डिफिकल्टी तो नहीं होगा। इसके बाद जैसे हम लोग कुछ और एक पार्ट डिस्कशन में यूज कर सकते हैं कि हम लोग एक छोटा सा टर्म एक्चुअल में यूज करते हैं जिसको एसटीपी कंडीशन बोलते हैं, कैपिटल में एस, कैपिटल में टी, कैपिटल में पी कंडीशन। ओवरऑल नाम हम लोग एसटीपी कंडीशन बोलते हैं, और इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन का कुछ पार्टिकुलर पॉइंट होता है जो हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। ध्यान रखते हुए काम करने का मतलब है, जैसे टेम्परेचर का क्या वैल्यू है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर के लिए यूज करेंगे, प्रेशर का क्या वैल्यू है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड प्रेशर के लिए यूज करेंगे। ये फैक्ट याद रखना, इससे रिलेटेड मोल्स के कैलकुलेशन का पार्ट डायरेक्टली तुम लोग को यूज करना होता है। तो जैसे इसके नीचे एक छोटा सा पार्ट, मतलब इसी का एवोगाड्रो हाइपोथेसिस का ही पार्ट है, उस चीज को हम लोग एसटीपी कंडीशन बोलते हैं। जब एसटीपी बोलने का लैंग्वेज होगा, और पूरा नाम इस चीज में हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन बोल सकते हैं। कहीं कहीं पे इसको एसटीपी के जगह पे एनटीपी भी बोला जाता है। एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल का मतलब जैसे अभी मान लो बोकारो का टेम्परेचर कितना होगा, तो मान के चल सकते कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होगा, तो नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही है।
लेकिन एसटीपी कंडीशन एनटीपी कंडीशन सेम मान के ही कैलकुलेशन सारा का सारा पुट किया गया है। तो कहीं भी अगर एनटीपी वर्ड मिले तो एसटीपी ही समझना उसको एनटीपी अलग से सोच के काम मत करना। इस एक चीज का थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखते हुए काम करना है, ठीक है। अब इसमें जैसे है क्या कि जब हम लोग एसटीपी कंडीशन की बात करते हैं तो उसमें टेम्परेचर वाले पार्ट का कंडीशन 0 डिग्री सेल्सियस होगा, या इस चीज को 273 केल्विन भी कंसिडर कर सकते हैं। कन्वर्जन का यूनिट मेरे हिसाब से सबको मालूम होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन। मेन पार्ट जो हम लोगों को ध्यान रखना होता है वो प्रेशर वाले पार्ट का है, ठीक है। तो ऊपर का पार्ट तीनों नोट कर लें हेडिंग के साथ साथ। टेम्परेचर वाला पार्ट, प्रेशर का हम लोग छोटा सा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कंडीशंस को मेंशन करके क्वेश्चन वाले पार्ट पे आएंगे। और जिससे हम सवाल पूछेंगे वो जवाब देगा। हाँ भी प्रीति, लेट क्यों है क्लास के लिए? सर नेटवर्क प्रॉब्लम था। नेटवर्क प्रॉब्लम था, ओके चलो मान लिया, तुम्हारी बात सही है। विवेक, आवाज आ रही है तुमको? यस सर। तुम्हारे यार नाम सबसे लास्ट में आता है तो तुमको स्क्रीन में सबसे नीचे दिखाई देता है। चलो हम ध्यान रखा करेंगे, तुमसे सवाल पूछना है। एक चीज बताओ विवेक, प्रेशर का यूनिट क्या क्या सुना है? प्रेशर का पास्कल। आयुष, तुमसे पूछे थे, मार खाना है क्या? मीटिंग रूम में घुस के एक झापड़ लगाएंगे तुमको हम। बताओ विवेक। सर जो बोले वही। अब तो समझ में आ गया। दूसरा बता तो फिर। पास्कल तो आसान थे, दूसरा बोल के निकल गया, तुम्हारे लिए में मुश्किलें बढ़ गई। अब दूसरा नहीं बताएगा तो तुमको मारेंगे हम याद रखेंगे, ऐसे काउंटिंग करके रखेंगे। जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो जिसका जितना काउंटिंग उसको उतना झापड़ पड़ेगा, देख लेना। और कोई यूनिट बताओ विवेक, सुना है? दूसरा और नहीं यूनिट? दूसरा नहीं याद, ओके। प्रियांशु हाथ रेस कर रहा है। प्रियांशु बताओ कोई और यूनिट। न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर यार सेम चीज नहीं है सर न्यूटन पर मीटर। अरे पर ठीक मीटर है, स्क्वायर। पर मीटर। एक चीज बोल ले पहले ढंग से, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एग्जैक्टली सेम ही चीज है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और पास्कल को ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इसके लिए, चलो उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और रवि भी हाथ रेस कर रहा है। रवि बताओ भाई। इसको आवाज नहीं जा रहा। दिव्यानंद हाथ रेस कर रहा है, बताओ भाई दिव्य। इसको आवाज थोड़ा लेट पहुंचा करता है। रौनक बताओ भाई। बार सिर्फ बार। तुमको बार ही याद रहेगा, हम समझ में आ रहा है, तुम्हारा लक्षण ठीक नहीं दिख रहा है हमको, ध्यान रखना है इस चीज का। देवांशु तुम बताओ भाई। है देवांशु? एचजी पर मिलीमीटर। एचजी पर मिलीमीटर? दैट ये कैसा नाम है? एचजी डिवाइडेड बाय समथिंग था। अच्छा, सब डिवाइडेड बाय समथिंग था। शुभो बताओ भाई। शुभो डे। कोई गूगल कर करके बता रहा लग रहा है, उसके पीछे से बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है टाइपिंग कीपैड का। बहुत नालायक लोग है तुम लोग। चलो भाई ध्यान दो, फटाफट ध्यान दो इधर। जो हम लोग को केमिस्ट्री में यूनिट्स यूज करना है, उन यूनिट्स वाले पार्ट में एक तो हम लोग पास्कल बोल सकते हैं, और पास्कल बचपन में सुनते आ रहे होंगे सब लोगों, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा हम लोग बार वर्ड यूज कर सकते हैं। तीसरा, एक टर्म यूज करते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर। जैसे सॉरी, जब हम लोग एटमॉस्फेयर का, हाँ ठीक है, जब हम लोग एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करेंगे तो उसको हम लोग एटीएम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलेंगे। उसके अलावा मिलीमीटर ऑफ मरकरी। हाँ हाँ आता है बहुत सारा, लेकिन मैंने बोला केमिस्ट्री में जो हम लोग यूनिट मेजर कर रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में हम लोग को पीएसआई से मतलब नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे मिलीमीटर ऑफ एचजी है, और मिलीमीटर अगर है तो इसी की जगह पे हम लोग सेंटीमीटर ऑफ एचजी भी यूज कर सकते हैं। और एक और यूनिट है टॉर। ये सब नाम ध्यान रखना। जैसे हम लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली एटीएम यूज करेंगे। ये एटीएम सबसे फ्रिक्वेंट यूनिट होगा जो अपने केमिस्ट्री में हम लोग के काम का होगा। लेकिन हम लोग टॉर वाला पार्ट क्लास 12 में कहीं कहीं यूज करेंगे। मिलीमीटर, सेंटीमीटर और बार भी कभी कभी यूज किया जाएगा। मतलब मिलीमीटर सेंटीमीटर भी 12 में ही यूज होता है नॉर्मली, लेकिन कन्वर्जन की यूनिट्स का हम लोग को हर जगह ध्यान रखना होता है। जो पास्कल है उसको हम लोग पीए से डिनोट करते हैं, बार को बीआर से डिनोट करते हैं, एटमॉस्फेयर को एटीएम से, मिलीमीटर ऑफ एचजी को ऐसा ही लिखेंगे, सेंटीमीटर ऑफ एचजी को भी ऐसा ही लिखेंगे, और टॉर को भी ऐसा ही लिखेंगे।
मेन पार्ट इसके यूनिट्स का कन्वर्जन ध्यान रखना है। और हम लोग की केमिस्ट्री में सबसे मेन यूनिट हम लोग एटमॉस्फेयर लेके चलते हैं, तो हमेशा हम लोग ट्राई करते हैं कि 1 ATM का हर एक पार्ट से रिलेशन निकाल के रखें। तो जब हम लोग रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन वाले पार्ट में पहले हम लोग को एक कन्वर्जन का पार्ट थोड़ा ध्यान रखना होता है। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। एक ये कन्वर्जन थोड़ा ध्यान रखना होगा, तो इससे बाकी चीजों को भी हम लोग थोड़ा बहुत रिलेट कर पाते हैं। जैसे 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल है अगर, तो हम लोग फिर ATM वाले पार्ट को जब रिलेट करना शुरू करेंगे तो 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार के बराबर वैल्यू होगा, पहला चीज, ठीक है, 1.013 बार। तो जैसे अगर 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल है, तो 2 बार इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ पास्कल, x बार इज इक्वल टू x इंटू 10⁵ पास्कल। तो इस केस में नीचे वाले पार्ट में 1.013 बार का मतलब 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल आराम से कंसिडर कर सकते हैं। एक तो इस यूनिट का कन्वर्जन बिल्कुल रटा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा। ये आगे हम लोग गैसीय स्टेट में, थर्मोडायनेमिक्स में सब जगह यूज करेंगे। उसके अलावा 1 ATM को हम लोग टॉर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 760 टॉर वैल्यू निकल के आता है। ये क्लास 12 में काम आएगा, नहीं ज्यादा काम का नहीं है, ठीक है। उसके अलावा 1 ATM को हम लोग मिलीमीटर ऑफ Hg में जब कन्वर्ट करते हैं तो 760 mm ऑफ Hg, और अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। जब हम लोग गैसीय स्टेट पढ़ेंगे तो ये यूनिट वहां पे वापस से डिस्कस करेंगे। अभी बस नोट करने का है ताकि हम लोग के दिमाग में ये चीजें रहें, जब बाद में कभी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग वहां पे आराम से इस चीज को डिस्कशन में यूज कर पाए, ठीक है। तो प्रेशर के केस में पहले तो ये सारे यूनिट्स का पार्ट मेंशन कर लो, उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करेंगे। नोट कर ले पूरा पार्ट। सर ये आप वीडियो जल्दी यूट्यूब पे डाल दीजिएगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है, शाम में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा, बहुत ज्यादा तेज आंधी तूफान आया है, बोकारो में दिक्कत हुआ होगा। हेलो सर। हाँ बोलो सर। बोलो बोलो रवि। हेलो सर। हाँ रवि बोलो। सर ये एटीएम का वैल्यू जैसे 1.013 क्यों लिया है? इसको डायरेक्ट 1 क्यों लिया गया? ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यूज भी करेंगे। सर ये एटीएम का वैल्यू 1 क्यों लिया गया? 1.031 क्यों लिया गया? क्यों लिया गया का मतलब, जैसे एक चीज बता, जैसे डिग्री सेल्सियस में 0 है, केल्विन स्केल में 273 लेते हैं ना। हाँ भाई आवाज आ रही है रवि? रवि चलो जब आएगा इसके बाद तो क्लियर कर लेंगे। वैसे बाकी लोग भी बोल देते हैं यूनिट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस रहेगा। जैसे हम लोग जब डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस, बट केल्विन स्केल में 273 है। तो स्केल बनाते वक्त कुछ पार्टिकुलर मेजरमेंट्स के तरीके को फॉलो किया गया है, जो तुम्हारे फिजिक्स में पहला टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट में मेंशन भी किया जाएगा। वहां से तुमको एक आइडिया लगेगा कि ऐसा 1.013 की जगह पे हम लोग 1 क्यों नहीं लिए, उससे भी तो काम चल सकता था। तो अगर 1 लेना ही होता तो हम लोग बार क्यों बोलते हैं, उसको ATM ही बोलते हैं। ATM बोले बार बोलो, सब मतलब सेम। तो इसीलिए मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वैल्यू बराबर होगा, और बराबर हो गया तो नया यूनिट बनाना क्यों पड़ रहा है। जैसे बोला था ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग मेजरमेंट्स करते हैं। हम लोग मीटर में मेजरमेंट कर सकते हो तो भी फीट में यूज करते हैं, हम लोग इंच यूज करते हैं, जबकि सेंटीमीटर में भी काम कर सकते थे। सेम टाइप की चीजें यहाँ पे भी है, ठीक है। चलो नोट करो स्क्रीन पे जो भी चीजें हैं, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे ये पॉइंट थोड़ा अपने को ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है। स्टैंडर्ड प्रेशर वाले पार्ट को हम लोग 1 ATM लेके चलते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर वाला पार्ट 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, या फिर 273 केल्विन हो गया,
और स्टैंडर्ड प्रेशर वाला पार्ट 1 atm हो गया। ये वैल्यूज बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन से रिलेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसके आगे वाले पार्ट को नोट करते जाओ, पॉइंट के साथ फटाफट नोट करते जाना। जो एवोगाड्रो लॉ है या हाइपोथेसिस है, उसके बेसिस पे हम लोग एक कंक्लूजन निकाला करते हैं। वो चीज कंक्लूजन कैसे निकालते हैं वो चीज हम लोग को आगे डिस्कस करना भी है गैस स्टेट में, बट अभी के लिए एट एसटीपी कंडीशन 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। कोई भी गैस का, किसी भी गैस का अगर एसटीपी कंडीशन दे रखा तो किसी भी गैस का 1 मोल हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। बट कंडीशन एसटीपी होना चाहिए, कोई भी रैंडम टेम्परेचर और प्रेशर पे 22.4 का वैल्यू हम लोग एसोसिएट नहीं कर सकते। जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि 1 मोल का मास मोलर मास है, तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, ये मोलर वॉल्यूम भी हम लोग वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं। हाँ भी रवि, इस चीज को नोट कर लो जो स्क्रीन पे दिया है। तुम्हारा स्क्रीन शायद से चला गया था, डिस्कनेक्शन हो गया था। तुम्हारा जो डाउट है वो मैंने क्लियर किया है, एक बार वीडियो में भी सुन लेना, आगे भी बात कर लेंगे। बाकी एक बार ऐसा बोल देते हैं कि अगर 1 atm में 1 इज इक्वल टू 1.013 बार बोला गया था, तो 1.013 की जगह 1 क्यों नहीं ले लिए? तो अगर 1 ही लेना था तो उसको एटीएम और बार क्यों बोलते हैं हम लोग? एटीएम में ही काम कर लेते हैं। ठीक है, नोट करो भाई जल्दी। एट एसटीपी कंडीशन 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लो 1 मोल है। सर हाँ बोलो सर, ये सर यार रवि तुम्हारा आवाज कट रहा है थोड़ा, तो अपना डाउट बचा के रखो, नेक्स्ट क्लास सर में वॉल्यूम पूछना। प्रोपोर्शनल टू मोल। सर इसका मतलब सिर्फ वॉल्यूम ऐसे कंटेनर के बदले इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, तो ऐसा लिखा था फर्स्ट डायग्राम में। ये जो ये डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम यही चीज तो था कि 1 की जगह 2 लीटर लिया तो वॉल्यूम 2 की जगह 4 हो गया, 2 गुना। जब 1 की जगह 3 गुना वॉल्यूम किए तो 2 की जगह 3 गुना मतलब 6 लीटर वॉल्यूम हो गया था, सॉरी 6 मोल हो गया। इसका तो बेसिक मतलब यही है। चलो ध्यान दो, जैसे यहाँ पे ऐसा एसटीपी कंडीशन में 1 मोल का वैल्यू 22.4 लीटर है, तो अगर 2 मोल लेते तो 2 इंटू 22.4 होना चाहिए था। अगर 10 मोल लेते तो 10 इंटू 22.4 लीटर होना चाहिए था। इसका मतलब जितने मोल्स दे रखे, अगर उसको हम लोग 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में आराम से हम लोगों का टोटल वॉल्यूम एट एसटीपी निकल के आ जाएगा। मतलब ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन आराम से निकल के आ सकता है। एक ये फॉर्मूला नोट करना है अपने को, जिसका उल्टा पार्ट भी नोट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। तो जैसे अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेशन में मास निकालना सीखा था कि मास वाला पार्ट दे रखा होगा तो हम लोग नंबर ऑफ वेट अपॉन मोलर मास कैलकुलेशन में नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर ऑफ स्पीसीज दे रखा होगा तो Na से डिवाइड करके हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अगर वॉल्यूम दे रखा होगा तो भी हम लोग वहां से 22.4 लीटर से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन होगा एसटीपी कंडीशन वाला। अगर वॉल्यूम वाला पार्ट एसटीपी कंडीशन पे नहीं दिया, किसी रैंडम कंडीशन पे दिया, तो हम लोग फिर वहां से 22.4 के डिवीजन को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। छाप लो भाई, फटाफट छापो। और इसके नीचे हम लोग फिर वापस से एक रिलेशन वाले पार्ट की बात कर सकते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी उसमें एक चीज फिक्स था कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट निकालते जा रहे थे बार बार। ठीक है, और मोल्स वाले पार्ट को निकालते वक्त सबसे पहले तो हम लोग एक जगह मास की बात कर रहे थे, फिर दूसरी जगह वॉल्यूम वाले पार्ट की बात कर रहे थे, और तीसरी जगह हम लोग नंबर ऑफ स्पीसीज वाले पार्ट की बात कर रहे थे।
ठीक है। तो जैसे अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पे लिख ले राइट साइड में वॉल्यूम एट एसटीपी, दूसरा एक साइड में मास वाला पार्ट, और तीसरा नंबर ऑफ स्पीसीज। तो पहले भी इस तरह का डायग्राम मेंशन किया था, तो डायग्राम वाला पार्ट सिमिलर टाइप का था, नीचे वाले केस में नंबर ऑफ स्पीसीज है। डायग्राम में हम लोगों को मास से नंबर ऑफ स्पीसीज में जाना था, तो पहले मोल्स पे आते थे, फिर उसके बाद आगे जा पाते थे। अब हम लोग उसमें वॉल्यूम भी ऐड कर रहे हैं, तो जब हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट से वॉल्यूम वाले पार्ट पे जाना है, तो अभी जस्ट मेंशन किया था नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा। तो इंटू 22.4 लीटर वॉल्यूम वहां से आराम से निकाला जा सकता है। तो अगर हम लोग उल्टा जाएंगे, मतलब हम लोग अगर वॉल्यूम वाले पार्ट से नीचे जाना चाहते हैं, तो फिर हम लोग डिवाइडेड बाय 22.4 कर सकते हैं। फिर उसके बाद पहले का रिलेशन एक और अपना बना हुआ था कि अगर हम लोगों को मोल्स वाले पार्ट से मास वाले पार्ट में जाना है, तो हम लोग आराम से मोलर मास वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो अगर हम लोगों को मास वाले पार्ट से नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट में जाना है, तो हम लोग आराम से मोलर मास वाले पार्ट से डिवाइड कर सकते थे। और ये भी रिलेशन हम लोग का पहले से निकाला हुआ था कि अगर हम लोगों को मोल्स वाले पार्ट से नंबर ऑफ स्पीसीज वाले पार्ट में जाना है, तो हम लोग आराम से यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो जब हम लोगों को उल्टा जाना है, उल्टा जाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, तो उस केस में हम लोग आराम से एवोगाड्रो नंबर वाले पार्ट से डिवाइड करके काम कर सकते हैं। तो देख के मालूम पड़ रहा है कि वाई डायग्राम में एक शेप है, तो इस चीज को हम लोग नॉर्मली अपने लैंग्वेज में वाई डायग्राम बोल दिया करेंगे। तो जब भी हम ये वर्ड यूज करेंगे वाई डायग्राम, मतलब इस वॉल्यूम, मास और नंबर ऑफ स्पीसीज और मोल्स के बीच के जो रिलेशन है, इस रिलेशन वाले डायग्राम को यूज करते हुए काम करना है। ये डायग्राम वाला पार्ट नोट कर लो। 10 मिनट का ब्रेक हम लोग लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, नोट कर ले डायग्राम पूरा, और इसके ऊपर 6-7 सवाल आराम से डिस्कशन में यूज करेंगे। फिर हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन वाला पार्ट डिस्कशन में आराम से आज शुरू कर लेंगे। आज केमिस्ट्री है सर बस। हाँ ठीक है, केमिस्ट्री, लेकिन क्योंकि अभी सेकंड क्लास अंकुर सर का कहीं और भी क्लास है, मतलब किसी दूसरे बैच में क्लास है, तो इसलिए बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। 11th क्लास का हम लोग का 4th बैच भी शुरू हो गया अभी, तो है कि शेड्यूल मेंटेन करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सब लोग का स्कूल शुरू होने वाला है, सबको ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रहा है, तो इसलिए शाम में ही क्लासेस लगाना है। उसमें भी थे कुछ लोग को शायद से बताया गया था, जैसे हम लोग का बात हुआ था मैनेजमेंट वाले लोगों से, तो उसमें बोला गया था शायद से सब लोगों को कि शुरू का 4-5 क्लासेस करने का, फिर आप लोग एडमिशन लेने हैं और उसके बाद क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे एडमिशन लेने की बात कर रहे थे, पढ़ाई सबको अच्छा लग रहा है, क्या सर मजा आ रहा है, बट एडमिशन लेने की बात पे सब लोग बोले अच्छा रुक जाइए, कुछ दिनों बाद हम लोग एडमिशन लेंगे, लॉकडाउन खत्म होने दीजिए। तो भाई जो लोग एडमिशन ले लिए, ऑब्वियस सी बात है उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। मतलब हम किसी भी ऐसे फ्री में थोड़ा ना यहाँ पे काम करते रह जाएंगे। अगर सर लोगों को भी तो कुछ खाने पीने के लिए पैसा चाहिए, तो इसीलिए उन लोगों को हम लोग फ्री बैच में क्लास कराएंगे अपना। जिनको फ्री बैच में क्लास करना है उन लोगों को असाइनमेंट्स वगैरह नहीं मिलेगा, उनका टेस्ट नहीं होगा, ये सब चीजें हम लोग को ध्यान रखना है। और वैसे भी तुम लोग को बताया भी था कि आइडियल गैस नहीं पढ़ाएंगे क्या आइडियल क्या बोला? गैस आइडियल गैस, रियल गैस अभी वर्ड हम लोग यूज नहीं करेंगे। अभी मान के चलना है कि जो भी गैस हो बस गैस है, भले ही वो आइडियल है बट बस गैस है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मान के चलना है, जब टाइम आएगा तो सब बता दिया जाएगा। वर्ड मैंने यूज कर लिया था आइडियल गैस, रियल गैस, लेकिन वो यहाँ पे समझाने की चीज नहीं है, वो गैसेस स्टेट में समझाने की चीज है। हेलो सर। तुम लोग को वैसे मैंने बताया भी था पहले भी कि हम लोग कुछ लोगों को सिलेक्ट करके एक स्पेशल बैच में भी डालेंगे। तो हम लोग ये चीज पिछले साल से इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, ताकि हम लोग का जो सिलेबस है उस स्पेशल बैच में थोड़ा फास्ट चल पाए। ऐसा नहीं कि हम लोग बाकी लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, बट बाकी लोगों का लर्निंग स्पीड थोड़ा कम होगा, थोड़ा मेहनती कम है, बेसिकली पॉइंट ये है। तो जो मेहनती लोग हैं, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उन लोगों को हम लोग सिलेक्ट करके थोड़ा और अर्ली उन लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराना चाहेंगे, ताकि उन लोगों को थोड़ा एडवांटेज मिले। जो मेहनत करना नहीं चाहता वो चाहेगा कि हम भी फिर भी आईआईटी में चले जाए। आईआईटी में जाने के लिए बहुत मेहनत करना होता है, तो जो लोग मेहनत करने के लिए रेडी हैं, जैसे कुछ लोग थे, उन लोगों को हम लोगों ने ऑलरेडी एक स्पेशल बैच में डाल के उन लोगों को क्लासेस देते चले जा रहे हैं। तो हम लोग एक और स्पेशल बैच बनाएंगे, और उसमें कोई रूल नहीं है कि इसमें 5 लोग होंगे कि 10 लोग होंगे। अगर आप मेहनती है, हम लोग के सारे क्राइटेरिया पर ठीक ठीक फिट बैठते हैं, मतलब असाइनमेंट रेगुलरली सॉल्व कर रहे हैं, बुकलेट सॉल्व कर रहे हैं, डाउट पूछ रहे हैं, रिस्पॉन्स क्लास में ठीक ठीक दे रहे हैं, और टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं,
तब जा करके हम लोग उस बैच में आपको कंसिडर करेंगे। टेस्ट का परफॉर्मेंस कोई सिंगल पैरामीटर नहीं है, ये टेस्ट में हम बहुत अच्छा नंबर लेके आ जा रहे हैं, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग को 2 साल के लिए चीजें पढ़ाई करनी है और चाहेंगे कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को थोड़ा फास्टली पढ़ाई हो, मतलब पढ़ाई सेम कराएंगे, सब जगह सेम कराएंगे, लेकिन अच्छे स्टूडेंट्स का पढ़ाई थोड़ा फास्ट होगा तो उनका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा, उनके पास रिवीजन का टाइम ज्यादा होगा। जो कम मेहनती है वो धीरे धीरे काम करेंगे, आराम से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली सब जगह अच्छा करेंगे ही करेंगे। तो ये तुम लोगों को पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया गया है, ध्यान रखना है इस चीज का। जैसे जैसे टेस्ट होता जाएगा 2 3 4 टेस्ट के बाद फिर हम लोग बैचेस में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना शुरू करेंगे ही करेंगे। तो अपना रेगुलरली असाइनमेंट सॉल्व किया करें, सारे के सारे असाइनमेंट, सारे बुकलेट वाले पार्ट में जो भी होमवर्क मिलता है वो सब सॉल्व करें, जो भी टेस्ट होगा उसको प्रॉपरली देते जाए। और ऑनलाइन जो हम लोग है पोर्टल है टेस्ट पोर्टल, उसमें आप जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए भी क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको भी रेगुलरली प्रैक्टिस करते जाना है ताकि हम लोग आपके परफॉर्मेंस को काफी अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाए। हाँ चलो नोट कर लिया, तो हम लोग 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 4:20 हो रहा है, 4:30 से शुरू करेंगे और 5:30 तक क्लास चलेगा, हम लोग उसमें क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे आराम से। हाँ भाई बोलो बोलो रवि। सर हम लोग अपनी शेड्यूल कैसे प्रोसीड करें सर? ये सर वो पूछना था सर, जिसमें कैमनेशन से एक पीडीएफ मिला हम लोग को, तो उसमें बहुत सारा असाइनमेंट दिया हुआ ऑलरेडी, लेकिन सर सर अभी तक कोई ऐसा पीडीएफ में जिसमें असाइनमेंट जैसे कैमनेशन दे वैसे मिला, तो उसमें हम लोग कैसे आगे बढ़े? लेते हैं हाँ। चलो भाई ध्यान दो, यहाँ तक का पार्ट तो हम लोग का डिस्कशन हो गया, मास वाला पार्ट, वॉल्यूम वाला पार्ट, नंबर ऑफ स्पीसीज वाला पार्ट। तो इन्हीं के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं, फटाफट क्वेश्चन नोट करते जाना है तुम लोग को और ट्राई करके देखना, उसके बाद हम लोग आंसर वाले पार्ट का भी डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नोट करो। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 48 ग्राम ऑफ O3 gas at STP. Calculate the volume of 48 gram of O3 gas, sorry O2 gas ले लो, ज्यादा बेटर होगा। O2 gas at STP.
हाँ भाई, कितना होना चाहिए? सर 33.6 लीटर। 33.6 लीटर, 32 48/2। हाँ ठीक है। सर 34.2 34 ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए। 11.2 इसका मतलब 33.6 होगा भी आंसर। यस सर 33.6 आया आंसर। हाँ 33.6 लीटर आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़िया, कुछ लोग आंसर आ गया है। अच्छा, वैसे लाइट हम लोग क्या नहीं है, तो मेरे को अपने कंप्यूटर का स्क्रीन नहीं दिख रहा, तो हम नहीं जानते होंगे कि किन लोगों ने हाथ रेस कर रखा है। एक सेकंड, हम अपने फोन में भी वो चीज चला लेते हैं, रुक जाओ। सर वो लिंक भेज दीजिए तुमको। हाँ भाई, 33.6 लीटर होना चाहिए। चलो ध्यान दो, अगर हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तो सवाल में मास दे रखा 48 ग्राम ऑफ O2 गैस और वॉल्यूम निकालना है। तो अगर हम लोगों के पास सवाल में मास दे रखा है और हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, तो पहले तो मोल्स निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हम लोग पहले मोल्स वाले पार्ट पे चले जाते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो वेट अपॉन मोलर मास। अभी तक बहुत बार ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज कर लिया है, तो मेरे हिसाब से ये चीज याद होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक चीज कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, वेट अपॉन मोलर मास 48 डिवाइडेड बाई 32। तो इस चीज को हम लोग आराम से 3/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैलकुलेशन लास्ट स्टेप में कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम से मतलब वॉल्यूम को जब कैलकुलेट करना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट को हम लोग आराम से 22.4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट 3/2 के बराबर है और इंटू 22.4, तो ये चीज 11.2 के बराबर आएगा। और 11.2 वाले पार्ट को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 33.6 लीटर अपना आंसर निकल के आ जाना चाहिए। ठीक है, इसमें तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते जाओ फटाफट। जिसको भी डाउट होगा बोलते जाना, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन वाले पार्ट पे मूव करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। हाँ ठीक है। फ्रॉम 196 ग्राम of H2SO4 sample, from 196 gram of H2SO4 sample, 6.023 into 10 to the power 23 molecules are removed. Find the volume of H2SO4 gas left at STP. लेफ्ट एट STP, ट्राई करके देखो। सर 22.4 लीटर। यस सर 22.4 लीटर। हाँ सर 22.4 होगा। बढ़िया, सिंपल सवाल है, वैसे बनने लायक है, तो तेजी से सॉल्व करके देखो। आंसर होना चाहिए 22.4 लीटर। विशाल सर अपने फोन में कनेक्ट करके, इसमें ऐप नहीं है शायद। चलो ध्यान दो, जिन लोगों का 22.4 नहीं आया वो भी ध्यान दो। जैसे सवाल में रखा, हाँ ठीक है, सवाल में 196 ग्राम ऑफ H2SO4 दे रखा और उसमें मतलब एक सैंपल है जिसमें 196 ग्राम दे रखा है वैल्यू।
और उसमें से 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स को हम लोग हटा देते हैं। तो अगर हटाएंगे तो कुछ पार्ट बचेगा, जो बचेगा उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ स्पीसीज दिया, मास दिया, सब में कॉमन पार्ट तो नंबर ऑफ मोल्स है, तो ऐसा लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 जो सैंपल में है, उस चीज को हम लोग वेट अपॉन मोलर मास मतलब 196 डिवाइडेड बाई 98 वाले पार्ट से आराम से डिवाइड करके काम कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज होगा, एक सेकेंड, हाँ, तो इस केस में जैसे एक चीज तो दिख रहा है हम लोगों को 196 डिवाइडेड बाई 98, इसका मतलब 2 मोल्स होना चाहिए। ये हम लोग के सैंपल के अंदर जो भी नंबर ऑफ मोल्स से निकल के आ गया। इसमें से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 जो हम लोगों ने रिमूव कर दिया, ये चीज आराम से 6.023 इंटू 10⁻23 इतना रिमूव किया था, डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर भी यही वैल्यू होता है, तो कैंसिल आउट होगा तो बचेगा 1, मतलब 1 मोल रिमूव कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद फिर बोला है वॉल्यूम निकालने के लिए जो H2SO4 बच जाएगा, तो हम लोग 2 मोल लेके चले थे, 1 मोल निकाल दिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 जो बच गया वो आराम से 1 के बराबर बोल सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ से वॉल्यूम निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4, इसका मतलब 22.4 लीटर आराम से वैल्यू कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होता जाएगा फटाफट डाउट पूछते जाएंगे, कोई डिफिकल्टी अगर है तो फटाफट बोलते चले जाएंगे। अगर कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाले पार्ट पे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये कंसिडरेशन हम लोग ले सकते हैं, हाँ नोट करो क्वेश्चन। फ्रॉम 44.8 liter of CO2 and 33.6 liter of O3 दोनों गैसेस फॉर्म में है। All the oxygens are removed and converted into O2 gas. Find the mass of O2 obtained. Find the mass of O2 obtained. सर 112 ग्राम। देख लेते हैं एक सेकंड। 44.8 मतलब 2 मोल मतलब 4 मोल, 33.6 of O3 मतलब 3/2 2 3 9/2 मोल्स, तो क्या 8.5 के बराबर, और इसके बाद इसको में कन्वर्ट किए तो 8.5/2 का मतलब हो गया, चलो 9/2 रखते हैं, नॉट 17/4, ओके 17/2
तो 17/4 वाला, तो ये तो हो गया और मास वाला पार्ट 32 के बराबर है, तो यहाँ से 8 17 into 8 होना चाहिए 80 + 56 8 5 13 136 ग्राम होना चाहिए शायद। So 112 आ रहा। 112 आ रहा है। ओके, फिर से हम देख लेते हैं। 44.8 लीटर का मतलब हो गया 2 मोल, और 2 मोल का मतलब ऑक्सीजन वाला पार्ट 4 के बराबर हो गया। फिर उसके बाद दूसरे वाले केस में O3 का 1.5 मोल है या फिर 3/2 मोल्स है, तो यहाँ से 9/2 मोल्स ऑक्सीजन का वैल्यू हो गया। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 8 9 8 17, तो ऑक्सीजन वाला पार्ट 17/2 के बराबर हो गया। फिर जब इसको सर O2 में O2 का हम लोग को चाहिए ना? हाँ सर ये 9/2 जब आ रहे इस चीज पे रुक जा। फिर उसके बाद 17/2 करेंगे तो यहाँ से ठीक है 17/2 तो करेंगे, और उसके बाद वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, 17/4 होना चाहिए 17/4। विशाल सर उसमें रिकॉर्डिंग करने का बोल दीजिएगा। 17/4 जब लेकर के चलेंगे इंटू 32 करेंगे तो यहाँ से 8 17 into 8 मतलब 80 + 8 56 80 + 56 8 5 13 136 ही आंसर होगा भाई। 136 कितने लोग आंसर 136 आ गया। सर ऑक्सीजन का O2 का वॉल्यूम सर मास टू 102। उसमें गड़बड़ी है तो उस चीज का डिस्कशन तो फिर हम लोग करेंगे ही, उसके लिए टेंशन मत लो। अच्छा चलो ध्यान दो, सवाल थोड़ा ठीक ठीक है, एक बार सवाल हम समझा रहे हैं। सबसे पहला पार्ट, सवाल में ऐसा बोला 44.8 ग्राम सॉरी 44.8 लीटर ऑफ CO2 है, ठीक है, और उसमें से प्लस 33.6 लीटर ऑफ O3 है। इसमें से सारे ऑक्सीजन को हम लोग हटाए और उनको कन्वर्ट कर दिए O2 वाले पार्ट में, तो उस केस में O2 का मास निकालना है हम लोग को। तो ऐसा कर लेते हैं, जैसे 44.8 लीटर ऑफ CO2 है, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाले तो वॉल्यूम 44.8 दे रखा बाय 22.4 कंसिडर कर सकते हैं, इसका मतलब 2 मोल्स निकल के आ जाएगा 64। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 निकालेंगे तो 33.6 डिवाइडेड बाय हम लोग आराम से कैलकुलेशन वाले पार्ट में ये कर सकते हैं कि 22.4 का मतलब कितना हो गया, तो यहाँ से हम लोग 3/2 के बराबर वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। बाकी एक सर वहाँ पे जैसे 44 था कि 144.8 था? वो 44 ही था भाई, उसको तो कभी चेंज नहीं किया, 44.8 था। वो 144 करके बना रहा था, नहीं बना। चलो कोई नहीं, हाँ चलो ध्यान दो। जैसे एक काम तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, थोड़ा हम लंबा भी कैलकुलेशन कर देते हैं अपने लिए। चलो ध्यान दो, सवाल में ये बोला है कि CO2 वाले पार्ट से और O3 वाले पार्ट से जितने भी ऑक्सीजन है उन सारे के सारे ऑक्सीजन को हम लोग हटा दे रहे हैं। तो CO2 में तो हम लोग के पास 2 ऑक्सीजन है, ऐसा हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं। मतलब CO2 वाला जो पार्ट है उसके 1 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, तो 1 मोल में 2 मोल ऑक्सीजन होगा, तो 2 मोल में कितना ऑक्सीजन होगा, तो अगर हम लोग 2 मोल के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम टोटल 4 के बराबर हो जाएगा। अगर O3 को कंसिडर करें तो O3 के 1 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 1 मोल O3 में 3 मोल ऑक्सीजन एटम होगा, तो 3/2 वाले पार्ट में 3 into 3/2 के बराबर वैल्यू होगा, तो इसका मतलब टोटल 9/2 के बराबर वैल्यू हो गया। अब यही है कि इतने ही मोल्स को हम लोग या फिर इसी ऑक्सीजन के सारे एटम्स को हम लोग आराम से नंबर ऑफ मोल्स में या फिर O2 वाले पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब इसी चीज को O2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक चीज तो है यहाँ पे कि अगर O2 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो O2 में 2 ऑक्सीजन है, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करते तो उस केस में 4 वाले पार्ट का आधा वैल्यू मिलता हम लोगों को, और नीचे वाले पार्ट में 9/2 वाले पार्ट का आधा वैल्यू मिलता, मतलब 9/4 के बराबर वैल्यू मिलना चाहिए था। बट क्योंकि सवाल में केवल सर 9/2 O3 का बता रहा ना, तो हम लोग O2 निकालने तो सर इसको ये 3/2 3 into 3/2 ये समझ में आया था। यस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 कितना है ये बताओ। नंबर ऑफ 3/2 और एक O3 में कितने ऑक्सीजन हैं सर 3, तो अगर एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन है तो 3 मॉलिक्यूल में कितने होंगे सर 9/2 नहीं 9/2 कहाँ से होगा, एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन है तो 3 में कितने होंगे 9, यस, तो 3/2 में कितने होंगे तो 9/2, यस, तो ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए 9/2 के बराबर।
फिर हम लोग केवल ऑक्सीजन एटम्स की बात कर रहे हैं, फिर उसको O2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक O2 में 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन मिलके एक O2 बना रहा, 4 मिलके 2 बनाएगा, 6 मिलके 3 बनाएगा, तो 9/2 मिलके 9/2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 9/4 बनाएगा। इससे हम लोग को ज्यादा मतलब नहीं है वैसे, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन को हम लोग मास में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, सारे ऑक्सीजन को। तो जो ऑक्सीजन का मास कन्वर्ट हुआ, इसका नंबर ऑफ मोल्स 4 के बराबर है प्लस 9/2 के बराबर है। इसका मतलब हो गया 17/2 के बराबर वैल्यू है। और अगर इसको ऑक्सीजन के मास से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 17 × 8, इसका मतलब आराम से 136 के बराबर वैल्यू निकल के आना चाहिए। तो आंसर तो 136 ही है, इसमें मेरे हिसाब से कोई डिफिकल्टी नहीं निकल के आएगा। आंसर 136 होगा। और इसमें हो सकता है सवाल को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 ऑब्टेन्ड पूछता, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 ऑब्टेन्ड पूछता तो 4/2 प्लस 9/4 ये वैल्यू के हिसाब से हम लोग आराम से काम कर सकते थे। जिनको भी डाउट है वो सवाल में डाउट अपना पूछ सकते हैं वापस से, जिनको भी डाउट होगा पूछ लेना। सर 44.8 को 22.4 से क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि जैसे इसमें STP कंडीशन मान के चल रहे हैं हम लोग, तो इस केस में 44.8 लीटर ऑफ CO2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालना होगा। तो अभी ऊपर एक फॉर्मूला बताया था ना कि जब हम लोगों को वॉल्यूम वाले पार्ट से नंबर ऑफ मोल्स में जाना है तो हम लोग 22.4 से डिवाइड करते हुए काम करते हैं। ठीक है, यस सर। आई समझ में आया जिसने भी डाउट पूछा? यस सर। चलो ओके, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है लेकिन ठीक है, मतलब सवाल का लैंग्वेज थोड़ा बड़ा है, सवाल डिफिकल्ट नहीं है, आराम से करने लायक सवाल है। चलो भाई, मेरे हिसाब से यहाँ तक के पार्ट में तो किसी को डिफिकल्टी नहीं होगा। अगर यहाँ तक के पार्ट में डिफिकल्टी नहीं है तो फिर हम लोग कुछ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की बात कर सकते हैं, और बहुत बेसिक कंसेप्ट है मेरे हिसाब से, इसमें कोई डिफिकल्टी किसी को नहीं होना चाहिए। बचपन में भी क्लास 9 में सुना होगा, उससे पहले बैलेंसिंग वाले पार्ट के लिए भी सुना होगा। मतलब जब बचपन में केमिकल बैलेंसिंग करते थे हम लोग, कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करते थे, तब भी ये सारी चीजें सुन रखी होंगी। तो हेडिंग डाल देना इसके नीचे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जिसमें सबसे पहला लॉ जो हम लोगों को डिस्कस करना है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और सुहानी, आवाज आ रही है सुहानी? यस सर। बताओ भाई क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी क्रिएटेड। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं, इसको एटॉमिक कंजर्वेशन बोलते हैं। सॉरी सर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? विवेक बताओ भाई। जल्दी बताओ विवेक। सर हम बोले? रुक जा। श्वेता बताओ। श्वेता आवाज आ रही है आपको? Sir, law of conservation of mass states that nobody can create or destroy mass. Only it can be transformed. पढ़ के बता रही है कहीं से? नहीं सर। अच्छा हाँ भाई, ऊपर कुछ लोग हाथ रेज कर रहे हैं, तो आयुष बताओ। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। हाँ यही तो सुनना चाह रहे थे हम। मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब बेइज्जती करेंगे तुम्हारी हम, ठीक है? चलो ध्यान दो। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऐसा है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी
मतलब हमेशा फिक्स्ड होता है, ठीक है, ये तो हम लोग कंसिडर करके चल ही रहे हैं। तो एक तो ये मेंशन कर लेते हैं हम लोग, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, और फटाफट नोट करते जाओ इसको, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया जो हम लोग जनरली जिंदगी में कभी भी यूज कर सकते हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये तो एक तरीका था। लेकिन केमिस्ट्री के फॉर्म में जब हम लोग बेसिकली बात करते हैं तो हम लोग रिएक्शन के टर्म में बात करते हैं। तो आयुष सवाल का जवाब देके फंस गया है थोड़ा। आयुष के हिसाब से ऐसा बोला गया है, मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे आयुष एक बात बताओ, मान लो ऐसा दे रखा कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और उसके साथ साथ CO2 बनता है। बचपन में रिएक्शन पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी थर्मल डिकम्पोजिशन में रिएक्शन पढ़ा होगा, है ना। तो अगर मान लो कि हम लोग के पास ऐसा दे रखा कि हाँ, अगर हम लोग के पास ऐसा दे रखा कि CaCO3 वाले पार्ट का 200 ग्राम है हम लोगों के पास, ठीक है, या 200 किलोग्राम भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं कि रिएक्शन नहीं हुआ अभी तक, अजम्पशन ले लेते हैं कि रिएक्शन हुआ ही नहीं है, हम लोग हीट किए ही नहीं है, तो कहाँ मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट तो 200 ग्राम है, प्रोडक्ट 0 है। चलो मान लो और रिएक्शन मानते हैं, मान के चलते हैं कि ये जो 200 ग्राम था ये खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। तो अभी इस कैलकुलेशन पे आएंगे हम लोग, मतलब बस एक लेक्चर के बाद आएंगे, ठीक है, आज के लेक्चर के एक लेक्चर के बाद आ जाएंगे कैलकुलेशन वाले पार्ट पे कि कैसे ये नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर ये पूरा खत्म हो गया तो कैल्शियम ऑक्साइड वाला जो पार्ट है वो मेरे हिसाब से 112 ग्राम के बराबर बनना चाहिए, और CO2 वाला जो पार्ट है वो कितना बच गया, 48, हाँ ठीक है 44, मतलब 88 के बराबर बनना चाहिए। तो कहाँ मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट है। इस बार तो रिएक्टेंट 0 हो गया, प्रोडक्ट वाला पार्ट टोटल 200 के बराबर हो गया। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट तो मास ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। इसे कैसे बोल दिया, बता भैया, कैसे कैसे बोल दिया, मजाक चल रहा है क्या? रिएक्शन नहीं हुआ है ना। अरे रिएक्शन कैसे नहीं हुआ, रिएक्शन हुआ तभी तो प्रोडक्ट बना। अगर रिएक्शन नहीं होता तो प्रोडक्ट कैसे बनता? ये तो बचपन का कंसेप्ट है। रिएक्शन के समय होगा कैसे? रिएक्शन के समय हुआ कैसे, कौन पूछ रहा है? आयुष पूछ रहा है, कोई और पूछ रहा है? कोई और? शाश्वत पूछ रहा है। हाँ भी शाश्वत, क्या बोल रहा है बताओ? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हुआ क्या? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। चलो वो भी कर ही लेते हैं। मान लो हम लोग 400 ग्राम लेके चलते हैं, ठीक है, और इसमें से 100 ग्राम खत्म कर लेते हैं, 300 बचता है, मान लेते हैं, असम्पशन लेके चल रहे हैं। तो इस केस में 56 ग्राम और 44 ग्राम बनेगा, टोटल मास 100 के बराबर होगा, जबकि रिएक्टेंट का मास तो 300 के बराबर रह गया। मतलब 400 लेके चले थे, ठीक है, बट 300 बच गया और प्रोडक्ट तो 100 ही ग्राम है, तो रिएक्शन के टाइम पे भी नहीं हो रहा। आप 400 कहाँ से लाए थे? 400 लिए थे और फिर हाँ, उसमें 56 और 44 से 400 कैसे बनेगा? अरे तो बताए तो 400 लिए थे तो 300 बच गया, 100 खत्म हुआ, ठीक है। हाँ सर। तो जब 100 खत्म हुआ तो 56 और 44 बनेगा। तो इधर 300 बचा हुआ है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट वाले पार्ट में 100 है, तो मास ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। देवांशु बताइए भाई, क्या फंडा है इधर? सर आफ्टर chemical reaction sum of mass of reactant is equal to sum of mass of product, ये होना चाहिए। अच्छा, इतना अंग्रेजी कहाँ से सीखा? हमको इतना इंग्लिश बोलना ही नहीं आता है। चलो ध्यान दो, इतना सिंपल लैंग्वेज में सब चीज देखा करना। एक चीज देखो, जैसे ऊपर जब हम लोग 200 ग्राम खत्म किए थे तो प्रोडक्ट में 200 ग्राम बना, ठीक है। जब हम लोग नीचे 400 के पार्ट में से 100 ग्राम खत्म किए तो प्रोडक्ट भी 100 ग्राम बना। तो ये चीज बोलना गलत है, मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट खत्म होगा उतना प्रोडक्ट बनेगा। मास ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्टेड और मास ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म।
ये दोनों चीजों में डिफरेंस है। मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, वो तो नहीं है भाई। मास ऑफ द रिएक्टेंट 300 है, इधर 100 है, गलत स्टेटमेंट है सर। बट हाँ बोलो देवांशु। पर सर पर हम लोग जनरली तो ये कंप्लीट कंबशन का कंप्लीट रिएक्शन का ही बात करते हैं। कौन बोल दिया ऐसा? हम तो आज तक बात नहीं की है सर। सब किए जगह क्या? तो सर ऐसे ही यूज होता है कि कंप्लीट हो जाता है तब। कौन सब जगह बोल दिया? हम सब जगह नहीं है, हम नहीं बोल रहे ऐसा, कभी नहीं बोलेंगे हम कंप्लीट रिएक्शन होगा। अगर बोलेंगे तो उसमें कंडीशन अप्लाई कर देंगे, हाँ भी इधर कंप्लीट रिएक्शन मान के काम करना है, समझ आया? कंप्लीट रिएक्शन इनफैक्ट कभी नहीं होता नेचर में। अगर हम लोग क्लोज कंटेनर में रिएक्शन कराते हैं तो बहुत सारे रिएक्शन इनकम्प्लीट ही रहते हैं हमेशा, ठीक है। वो आइडियल सिचुएशन में लोग मानते हुए चलते हैं ताकि जिंदगी थोड़ी आसान रहे, समझ आया? हाँ सर। चलो भाई, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर हम लोग केमिस्ट्री में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलेंगे तो मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेना बस, थोड़ा सा। मास ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, ताकि जितना रिएक्टेंट खत्म हो उतना ही प्रोडक्ट मिल जाए। ये हम लोग का ज्यादा प्रॉपर स्टेटमेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। बेसिक तरीका यही है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन हम लोग केमिकल रिएक्शंस के टाइम की बात कर रहे हैं तो हम लोग उसके हिसाब से बात करेंगे। फटाफट नोट करना शुरू करो। मास ऑफ द reactant consumed will be equal to mass of the product will be equal to mass of the product formed during a reaction. During a reaction. और इसको एक और फॉर्म में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, और ये बहुत सही तरीका होगा, इसको हम लोग आगे कैलकुलेशंस में यूज करेंगे काफी आगे जाने के बाद। टोटल मास ऑफ द सिस्टम will always remain constant. Total mass of the system will always remain constant. सिस्टम का टोटल मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हमेशा कांस्टेंट रहने का मतलब रिएक्टेंट जितना खत्म होगा उतना ही प्रोडक्ट अगर बन गया तो टोटल मास तो हमेशा बराबर है। 400 में से 100 खत्म हुआ था, 300 बचा था, प्रोडक्ट वाला पार्ट 100 बन गया, तो टोटल मास 300 प्लस 100 मतलब 400 बराबर आ रहा है। तो हमेशा सिस्टम के अंदर मास जितना है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जितना मास पहले था उतना मास रहेगा, मतलब रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट का जो टोटल मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो वेट ऑफ रिएक्टेंट प्लस वेट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट। हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेते हुए आराम से काम कर सकते हैं। इस एक रिलेशन का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है आप लोगों को, ठीक है। और शायद से बचपन से सुना होगा, कुछ क्वेश्चंस में भी सॉल्व किया होगा कि हम लोग जब इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं तो इक्वेशंस के बैलेंसिंग के टाइम पे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज करते हुए काम करते हैं, ठीक है। इस चीज में हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि बचपन से चीज बार बार पढ़ते आ रहे हैं, ये चीज मालूम होना चाहिए भाई, ठीक है। तो हम लोग सेकंड लॉ वाले पार्ट के ऊपर मूव करते हैं जो हम लोग को डिस्कशन करना है। इस चीज को हम लोग जैसे एक्चुअल में जब हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन में यही सारी चीजें आती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो रहता है बट मोस्टली हम लोग सेकंड से ही लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जिसमें पहला पार्ट है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या इसी चीज को हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। तो डेफिनिट वर्ड यूज करो या फिर कांस्टेंट वर्ड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग कुछ ऐसा कंसिडरेशन लेकर के चलते हैं, जैसे पहले एक एग्जांपल की बात करेंगे उसके बाद आगे आएंगे। मान लो अगर हम लोग H2O की बात करते हैं तो H2O वाला पार्ट अगर हम लोग टैप वाटर लें, ठीक है, जो नल का पानी होता है उधर से ले, या फिर अगर हम लोग H2O वाला पार्ट समुंदर से ले, या फिर अगर हम लोग H2O वाला पार्ट तालाब से ले, या अभी बारिश हुआ था तो उससे उठा ले, कहीं से भी H2O लेंगे मतलब कहीं से भी वाटर लेंगे तो वाटर में हमेशा फॉर्मूला हम लोग को H2O ही मिलेगा, और उसके अंदर हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का
जो कॉम्पोजिशन है, मतलब जिस रेशियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन किया है, वो फिक्स रहेगा। तो अगर हम लोग वाटर का फॉर्मेशन करते हैं तो वाटर के फॉर्मेशन में एक जगह पे H और O का जो हम लोगों का कॉम्पोजिशन होगा, जो मास का रेशियो होगा, जो एटम का रेशियो होगा, जो एक जगह पे होगा, वही वाटर को अगर हम लोग अलग अलग रिसोर्सेज से भी उठाए तो भी वो कॉम्पोजिशन फिक्स्ड ही रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आने वाला है। इस एक चीज का थोड़ा अपने को ध्यान रखते हुए काम करना है। जैसे हमेशा रेशियो एटम्स की रिस्पेक्ट में काम करें तो 2:1 होगा। तो अगर हम लोग H2O को वाटर मतलब H2O को तालाब से लेते हैं तो भी 2:1 रेशियो में एटम होते हैं, रेन वाटर लेते हैं तो भी 2:1 होता। तो इसलिए हम लोग कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन बोल रहे हैं, लेकिन डेफिनेशन नॉर्मली हम लोग मास के टर्म में बोलते हैं। जैसे अगर H2 का मास लेते हैं हम लोग तो यहाँ से 2 निकल के आता और ऑक्सीजन का मास 16 निकल के आता, तो इसका मतलब जो रेशियो है 1:8 होता। तो H2O का मास रेशियो मतलब H2O के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो हमेशा 1:8 ही होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स जहाँ से हम लोग वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज हर एक मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई होता है, हमेशा ये चीज बिल्कुल फिक्स रेशियो में रहेगा। ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो अब हम लोग डेफिनेशन वाले पार्ट पे आते हैं। पॉइंट नोट करो। द मास रेशियो और एटॉमिक रेशियो भी कर सकते हैं। द मास रेशियो और एटॉमिक रेशियो ऑफ all elements in a given compound will always be fixed irrespective of the source from which the compound is taken. The compound is taken. फॉर एग्जाम्पल वाला पार्ट नोट कर सकते हैं। तो इस केस में 2:1 एटॉमिक रेशियो बिल्कुल फिक्स रहेगा, और मास रेशियो वाला पार्ट 2:16 मतलब 1:8 मास रेशियो भी हमेशा फिक्स्ड रहेगा। आज एक सवाल पूछा था तुम लोग, कोई किसी का डाउट था ये सवाल। X4O6 वाला जो पार्ट है इसके 10 ग्राम में कुछ कुछ मास दे रखा था, एग्जैक्टली हमको ध्यान नहीं है क्या वैल्यू दे रखा था। तो पूछा था X का मोलर मास क्या होगा ये निकालो। तो हम लोग इस चीज को भी यहाँ पे इस कंसेप्ट से अप्लाई करके काम कर सकते हैं कि जो मास रेशियो है वो हमेशा फिक्स्ड होगा। तो मास रेशियो फिक्स्ड होने का मतलब है X का मोलर मास अगर M के बराबर है तो 4M डिवाइडेड बाई 96 अगर होगा तो यही रेशियो हम लोग के किसी भी मास में आएगा। मतलब जो वैल्यू दे रखा था मास का वो एग्जैक्टली हमको ध्यान नहीं है, मान लेते X के बराबर है X डिवाइडेड बाई 10। मतलब 1 मॉलिक्यूल लें या 2 मॉलिक्यूल लें या 10 मॉलिक्यूल लें, हमेशा उस मॉलिक्यूल वाले पार्ट में हर एक एलिमेंट का मास रेशियो वाला पार्ट फिक्स रहेगा। तो यहाँ से ज्यादा सिंपल तरीके से सवाल बना सकेंगे मेरे हिसाब से। ये भी तरीका एक बार खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है। वो परसेंटेज वाला पार्ट तो था ही, बट मास रेशियो सेम है तभी तो परसेंटेज वाला पार्ट हर जगह सेम है। तो वही चीज को हम लोग इस तरीके से डायरेक्टली बना सकते थे। हर एक एलिमेंट का मास रेशियो फिक्स्ड है, तो एक मॉलिक्यूल का मास रेशियो रखा तो मोलर मास के टर्म में काम हो गया, और गिवन मास रेशियो जो गिवन मास था उसको मास रेशियो में डाल दिया तो भी अपना काम हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट था, ये पहले बचपन में सुना होगा, तो हम लोग ज्यादा इस पे टाइम खराब नहीं करेंगे। हम लोग थर्ड वाले अपने रूल पे जाएंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फटाफट हेडिंग डालते जाना, पहले एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर लैंग्वेज वाले पार्ट पे बात करेंगे। जैसे मान लो अगर हम लोग कार्बन ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO भी बना सकता है, CO2 भी बना सकता है। अगर हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करेंगे तो H2O भी बनता है, H2O2 भी बनता है। तो जब भी कभी दो एटम्स मिलके या दो एलिमेंट्स मिलके या तीन एलिमेंट्स मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलते हैं। वैसे मोस्टली हम लोग दो एटम्स की ही बात करेंगे। अगर दो एटम्स मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे तो उस केस में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अगर अप्लाई होगा। और मल्टीपल प्रोपोर्शन में कुछ ऐसा कंसिडरेशन है, जैसे एक तो वापस से सेम चीज एटॉमिक रेशियो होता, मास रेशियो है बट एटॉमिक रेशियो में समझ सकते हैं कि हम लोग का जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है, तो कार्बन वाला पार्ट पहले वाले केस में 1 है, दूसरे वाले केस में 1 है, और ऑक्सीजन वाला पार्ट पहले वाले केस में 1 है जबकि दूसरे वाले केस में 2 है। तो एक एटम के फिक्स्ड नंबर के साथ, जैसे कार्बन वाले पार्ट को फिक्स कर देते हैं, तो एक एटम के फिक्स नंबर के साथ दूसरे एटम का जो कॉम्बिनेशन होगा वो वाला पार्ट हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। तो पहले वाले केस में मतलब CO2 में और CO वाले पार्ट को अगर कंसिडर करके चले तो CO2 का कार्बन दोनों में एक एक एटम था, मान लिया दोनों बराबर है, तो ऑक्सीजन का जो एटम रेशियो था वो 1:2 निकल के आया, मतलब एक सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में आया। मास भी सिमिलर टाइप का रहेगा। अगर हम लोग CO में ऑक्सीजन का मास निकालते हैं तो कार्बन का तो एक ही एटम था, मतलब 12 ग्राम कार्बन, दोनों में 12 ग्राम कार्बन। कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ जो ऑक्सीजन का मास कंबाइन किया अलग अलग कंपाउंड्स में, उसका रेशियो निकालना होता है। तो कार्बन के 12 ग्राम के साथ अगर हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे, जैसे यहाँ 12:16 है, दूसरे में 12:32 है, तो सेम मास के साथ कार्बन वाले पार्ट के जो ऑक्सीजन का मास कंबाइन किया वो 16:32 है, मतलब 1:2, एक सिंपल होल नंबर रेशियो। और एक्चुअल में मास रेशियो उस एटॉमिक रेशियो के बराबर ही रहेगा, बट बोलते हैं हम लोग मास रेशियो के टर्म में डिफिनेशन है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग कार्बन की मास को फिक्स रखें, हम लोग ऑक्सीजन के मास को भी सेम कर सकते थे। जैसे रेशियो था 12:16, 12:32, तो अगर हम लोग ऑक्सीजन के सेम मास के साथ बात करना चाहते तो क्या करते, तो नीचे वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से 24:32 आएगा। तो दूसरे में 12:32 है और पहले में 24:32। तो ऑक्सीजन के सेम मास के साथ जो हम लोगों के CO और CO2 में कार्बन वाले पार्ट का रेशियो है वो 24:, हम लोग आराम से 12 के बराबर ले सकते हैं, मतलब 2:1 कंसिडर कर सकते हैं। तो जब पहले वाले मॉलिक्यूल को मतलब CO वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो C2O2 निकल के आया, दूसरे में CO2 निकल के आया। CO2 में और C2O2 में दोनों में दो ऑक्सीजन है, तो सेम ऑक्सीजन एटम्स के साथ कार्बन का जो कॉम्बिनेशन हुआ वो 2:1 रेशियो में था, वही अपना मास रेशियो भी निकल के आराम से आ जाएगा। तो इसको हम लोग पहले हम डिफिनेशन में खुद करेंगे, फिर एग्जांपल्स वाले पार्ट की बात करेंगे। वैसे एक चीज शॉर्टकट है, जब भी कभी दो एटम्स दे रखा होगा और दो एटम्स के रिस्पेक्ट में 3-4 मॉलिक्यूल्स दे रखे होंगे तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। ये दो एलिमेंट्स मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल होता ही होता है। नोट करना शुरू करो डेफिनेशन। व्हेन two elements combine to form two or more compounds, then the mass ratio in which one element combines with a fixed mass of the
other element will always bear a simple whole number ratio. लैंग्वेज थोड़ा ध्यान रखना, इस तरह का लैंग्वेज स्कूल के एग्जाम में लिखना पड़ता है, अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। अपने हिसाब से कोई नया लैंग्वेज यूज मत कर लेना। फंडा समझ में आ गया है, बट लैंग्वेज इस तरह का यूज करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको याद रखने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे क्लास 11 खत्म होगा भूल जाना, ये डेफिनेशन अपने काम का नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल में CO एंड CO2 का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग आराम से। मास रेशियो लो या एटॉमिक रेशियो लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग कार्बन वाले पार्ट के कॉम्बिनेशन वाले पार्ट की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन, CO में 12 ग्राम है, CO2 में भी 12 ग्राम है, ऑक्सीजन वाला पार्ट 16 ग्राम और दूसरे वाले केस में 32 ग्राम। तो अगर हम लोग यहाँ से रेशियो वाले पार्ट का डिस्कशन करें तो CO:CO2 में जो ऑक्सीजन का रेशियो है वो 16:32 के बराबर है। इसका मतलब 1:2। तो ये चीज एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते थे। और अगर हम लोगों को कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करना था तो फिर हम लोग ऐसा लेना पड़ता, CO वाले पार्ट को और CO2 वाले पार्ट में जब हम लोग कार्बन वाले पार्ट का मास 12 लेते और ऑक्सीजन का मास 16 और 32 लेते, तो हम लोग को इस पहले वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ से टोटल जो वैल्यू है अपना ऐसा कुछ निकल के आता, 24 कार्बन वाले पार्ट का मास, दूसरे वाले केस में 12 था CO2 में, ऑक्सीजन वाले पार्ट का मास 32 था, दूसरे में भी 32 था। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन के सेम मास के लिए अगर हम लोग कार्बन का रेशियो निकालते तो कार्बन वाले पार्ट का रेशियो, तो उस केस में कैलकुलेशन वाले पार्ट में CO और CO2 वाले पार्ट के रेशियो में कार्बन का रेशियो हो जाता है 24:12। तो यहाँ से रेशियो वाले पार्ट में 2:1, मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो वैल्यू निकल के आ गया। नोट करना है दोनों एग्जांपल। और इसको नोट करने के बाद आज बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में मिलेगा, तो बुकलेट में होमवर्क मार्क कराते जाएंगे और तुम्हारे वर्कशीट में भी जो जो असाइनमेंट्स हम लोग देंगे उन सब चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखना। शायद से वर्कशीट 3 वर्कशीट 4 दोनों शायद होमवर्क मिल जाएगा। वर्कशीट 4 हमको शायद ध्यान नहीं है उसमें क्या क्वेश्चन है, अगर उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं करने होंगे तो हो सकता है वो भी होमवर्क ना मिले, बट अदरवाइज मान के चलो कि 3 और 4 दोनों मिलेगा होमवर्क। आज मजा आएगा तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि अभी शुरू में तो पढ़ाया ही कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे क्लास चलेगा आराम से। सर हाँ बोलो। ये C रेशियो वाला फिर तो बताइए ना। कौन सा? ये C अच्छा रेशियो। नीचे वाला। जैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एलिमेंट्स का मास सेम दिख रहा है उसी को कंसिडर करना है, ठीक है। जैसे मान लो CO में कार्बन का मास 12 है, CO2 में भी 12 है, बट ऑक्सीजन का मास तो 16 था जबकि CO2 में 32 था। तो जो चीज हम लोग ऑक्सीजन के लिए बोल रहे थे कार्बन के फिक्स्ड मास के बिहाफ पे, वो चीज हम लोग ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास के बिहाफ पे कार्बन के लिए भी बोल सकते हैं। बट अगर हम लोग को मास बराबर करना है, जैसे CO2 में ऑक्सीजन का मास 32 है बट जबकि CO में 16 है, तो हम लोगों को CO का 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। तो 16 × 2 मतलब 32 मास हो जाएगा। बट जैसे ही ऑक्सीजन का मास 32 हुआ तो इसका मतलब कार्बन का भी मास भी डबल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ कंबाइन करने के लिए कार्बन वाले पार्ट का हम लोगों को 24 ग्राम वाला पार्ट चाहिए, जो नीचे यहाँ पे दे रखा है। ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ कंबाइन करने के लिए हम लोगों को कार्बन का 24 ग्राम वाला पार्ट चाहिए। और CO2 के केस में ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ कंबाइन करने के लिए हम लोग को कार्बन वाले पार्ट का 12 ग्राम चाहिए। तो ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास के साथ कार्बन का जो मास कंबाइन कर रहा है, अगर उसका रेशियो निकाले तो साइड में रेशियो दे रखा है CO:CO2 फॉर कार्बन। कार्बन का मास कितना था? 24 के बराबर पहले वाले केस में, और CO2 में कितना था? 12 ग्राम के बराबर। तो 24:12 मतलब 2:1 कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं।
समझ आया? यस सर। ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले लो, बस एलिमेंट का मास बराबर रखना है। एक एलिमेंट लिया तो उसका मास बराबर करो, भले ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़े 2 से, डिवीजन करना पड़े, बस मास बराबर करो। ऐसा भी कर सकते थे कि CO2 को हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते थे तो भी अपना काम हो जाता, तो कार्बन का मास भी 6 हो जाता। दोनों तरीके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अगर इसको नोट कर लिया होगा तो हम लोग होमवर्क वाले पार्ट पे आते हैं। एक तो वर्कशीट नंबर 3 तो यहाँ पे है ही, मेरे हिसाब से वर्कशीट 3 तो आपको सॉल्व करना ही करना होगा। हाँ ठीक है, वर्कशीट 3 तो आपको सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, तो वर्कशीट 3 आज आपको भेज दिया जाएगा, वर्कशीट 3 पूरा सॉल्व कर लेंगे। वर्कशीट 4 मेरे पास इस टैब में नहीं पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम देख लेंगे। वर्कशीट 4 अगर होगा तो वो भी आपको शायद भेज दिया जाएगा, अगर बनाने लायक होगा तो उसको भी भेज देंगे और उसको भी ट्राई कर लेना बाय डिफॉल्ट। उसके अलावा जो मोल कंसेप्ट का बुकलेट मिला होगा आपको, उसमें से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मेडिकल वालों का बुकलेट है, इंजीनियरिंग वालों का बुकलेट शायद ये होना चाहिए। हाँ ठीक है, और ध्यान रखना है मेडिकल का बुकलेट अलग है, इंजीनियरिंग का बुकलेट अलग है, तो दोनों लोग एक ही बुकलेट सॉल्व मत करने लग जाना, क्योंकि मेडिकल के एग्जाम में 1-1 मिनट के लायक सवाल होता है, उसका बुकलेट हम लोग सेम नहीं रख सकते, बिल्कुल अलग अलग करना होता है हम लोग को। ठीक है, चलो भाई ध्यान दो। जो हम लोग का एक्सरसाइज 2 है, ये देख रहा होगा सबको स्क्रीन पे, एक्सरसाइज 2 वाला पार्ट। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट के बुकलेट का एक्सरसाइज 2 अपने कॉपी में नोट करते जाना है। मोल कंसेप्ट के बुकलेट का एक्सरसाइज 2, उसमें क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 16 शायद होमवर्क दे दिया था, 15-16 नहीं दिया था तो भी इसको नोट कर लो। 15-16 एक बार फिर से ट्राई कर लेना। 14 क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 18, 19 sorry 20, 21, 22, और नेक्स्ट क्लास में इन सबका डिस्कशन भी होगा, थोड़ा ध्यान रखेंगे। सो हाँ बोलो। सो फिजिक्स और मैथ्स में बुकलेट नहीं मिलेगा? फिजिक्स का तो बुकलेट मिल गया है शायद से, मोल कंसेप्ट ये इसका मैथमेटिकल टूल्स का। सर नहीं मिला, मुझे नहीं आया। ओके ठीक है, एक बार चेक करने। क्या नाम बताया? रवि वर्मा। रवि, अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं उसको। मेरे हिसाब से मिल गया होगा शायद से फिजिक्स का बुकलेट। मैथ्स का बुकलेट अभी नहीं मिलेगा, मैथ्स का तो अभी बेसिक ही चल रहा है, उसका कोई बुकलेट नहीं होता। ठीक है, उसका जो असाइनमेंट मिल रहा है वही सॉल्व करना है। तो लॉगरिथम का? लॉग का एक्चुअल में तुम लोगों को बुकलेट नहीं मिलता कुछ भी, लॉग का हम लोग असाइनमेंट देते हैं। ठीक है, और जब हम लोग फंक्शन वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो उसमें लॉग का पार्ट रहेगा, उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे लॉग के, बट एक्चुअल में लॉग का कोई अलग से बुकलेट नहीं होता। जैसे बेसिक मैथमेटिक्स में लॉग वगैरह लोग 9-10 नहीं पढ़ते, हम लोग अपने यहाँ लॉग वाली चीजों को 9-10 से पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें। उसका कोई बुकलेट नहीं, कोई चैप्टर नहीं। बेसिक मैथमेटिक्स में मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो धीरे धीरे चलेगा। उसमें जो भी असाइनमेंट्स होंगे उसी के फॉर्म में हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन देते चले जाएंगे। ठीक है, तो उसका कोई बुकलेट नहीं होगा, एक मिलेगा भी असाइनमेंट, हो सकता है तुमको 100, 150, 200 क्वेश्चन का असाइनमेंट मिलेगा, बट वो बुकलेट मत कंसिडर करना। बेसिक मैथमेटिक्स का क्या मतलब है? बेसिक मैथमेटिक्स जो बचपन से पढ़ते हैं यार, उसके लिए क्या टॉपिक पढ़ा है उसको कुछ बोलेंगे। ठीक है, उसका असाइनमेंट मिल जाएगा तुम लोगों को। चलो क्वेश्चन नंबर 23, 26 शायद होमवर्क दे दिया था, फिर से ट्राई कर लेना। 26, 27, 28, 29, ये सब सारे क्वेश्चंस में जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 30, 31, 32, फिर उसके बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, फिर उसके बाद 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
और सारे क्वेश्चन एक साथ मिलने चाहिए भाई, वरना बहुत मार खाएंगे। ठीक है, फटाफट अपने कॉपी में लिखते जाओ क्वेश्चन। 52 तक है ना सर? 50 नहीं भाई, रुको, 53, 54, 55, 56, 57, उसके बाद 61, 60, क्वेश्चन नंबर 60, 61, सर इन्हें नोट्स में लिखना। अरे कहीं कॉपी में लिख लेना होमवर्क के लिए अलग से, ये सब क्वेश्चन होमवर्क है, वो पीछे लिखा करना, नोट्स कॉपी में मत लिखा करना, ताकि पर डे मालूम रहने कि हम पीछे होमवर्क हम देख लिया करेंगे लास्ट पेज में कि हाँ ये सब होमवर्क है, तो ट्राई करता ध्यान रहेगा। यस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, उसके बाद अभी सॉल्व नहीं कर सकते। तो जैसे एक चीज देख लो स्क्रीन पे, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 57 तक तो ऑलमोस्ट सारा चीज हो गया है। केवल हम लोग एक लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर परसेंटेज कॉम्पोजिशन और इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा पार्ट होगा, वो चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। या फिर इंपेरिकल फॉर्मूले को हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस कर सकते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं होगा। उसके बाद फिर ये एक टर्म है वेपर डेंसिटी, जिसका हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। ये एनसीईआरटी में दे नहीं रखा होता है, लेकिन वेपर डेंसिटी हम लोग काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं काफी जगह पे, तो ये चीज का डिस्कशन करेंगे। ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो 1 घंटे में लोग डिस्कस करेंगे, बट अगर नॉर्मली डिस्कशन करें, समझ में चीजें आ गई तो आधे घंटे में काम आराम से हो सकता है। और उसके बाद फिर ये पार्ट शुरू होगा सेक्शन ई में, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एनालिसिस। तो जैसे आज बोला था ना कि कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम खत्म होगा तो 100 ग्राम यहाँ पे इसका 56 ग्राम बनेगा, इसका 44 ग्राम बनेगा, वो हम लोग यहाँ से आराम से शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग को ज्यादा कंसेप्ट नहीं पढ़ना, एक लिमिटिंग रिएजेंट है, फिर उसके नीचे हम लोग के टॉपिक में प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन है, और उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म वाला पार्ट है। तो अभी तक हम लोग जो चीजें पढ़ रहे थे वो सारी की सारी चीज पढ़ने के को मतलब उससे उनको पढ़ने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि हम लोग जो सेक्शन ई वाला पार्ट है, सेक्शन एफ वाला पार्ट है, सेक्शन जी और सेक्शन एच है, इन सबको आराम से डिस्कस कर पाए। तो नेक्स्ट क्लास से ये मेन टॉपिक शुरू होंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास से इधर हो सकता है शुरू हो जाए, या फिर अगर नेक्स्ट क्लास में भी नहीं भी होता है तो उसके नेक्स्ट क्लास से ये टॉपिक आराम से शुरू हो जाएंगे। और एक चीज का ध्यान रखना, हो सकता है शायद नेक्स्ट क्लास में तुम लोग का वीक में 4 दिन क्लास लगना शुरू हो, मतलब जो लोगों ने एडमिशन ले रखा उन लोग का वीक में शायद क्लासेस बढ़ा। डाउट है हाँ भाई बोलो, क्या डाउट है? सर बोलो। जैसे कि आप इसमें लिखा है ना कि मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम विल बी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। हाँ। और फिर यहाँ पे लिखा है मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्टेंट फॉर्म है प्रोडक्ट फॉर्म? हेलो हेलो, हाँ देवे बोलो। सर प्रोडक्ट फॉर्म लिखवाया, रिएक्टेंट फॉर्म नहीं लिखवाया। इसका नेट ही गायब हो गया। हेलो सर। हाँ देवे बोलो। सर मेरा नेट दिक्कत दे रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें अरे एक सेकंड, उसमें रिएक्टेंट फॉर्म नहीं उधर प्रोडक्ट फॉर्म लिखा होगा। प्रोडक्ट। तो सर वो अगर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें भी तो हीट एनर्जी निकलता है, तो ये मास सेम रहेगा। हाँ, तो उसमें तो हीट एनर्जी निकलता है ना सर। तो एनर्जी निकल रहा है तो क्या दिक्कत है अपने को? तो मास भी सेम रहेगा। हाँ भाई, मास अलग चीज रहेगा, हीट अलग चीज रहेगा। हम लोग उसे E इज इक्वल टू mc स्क्वायर पे नहीं जा रहे हैं, उसको एनर्जी को मास से रिलेट नहीं कर रहे हैं हम लोग। आइडियल सिचुएशंस में लेके चल रहे हैं आराम से। मास अलग चीज है, एनर्जी अलग चीज है। तो मास जो है वो हमेशा सेम रहेगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और जो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है वो अलग है। अगर दोनों पार्ट एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते तो दोनों में तो कोई भी कंजर्व नहीं होता। ठीक है,
तो ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेन टॉपिक शुरू करेंगे और थोड़ा फिर वहां से कैलकुलेशंस का पार्ट बढ़ता जाएगा, आराम से हम लोग कैलकुलेशंस वाले पार्ट पे आते चले जाएंगे। तो आज तुम लोगों को असाइनमेंट मिल जाएगा, और जिन लोगों को आईडी पासवर्ड नहीं मिला है ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के, वो मतलब सॉरी ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन पोर्टल और क्वेश्चन प्रैक्टिस पोर्टल है, तो एक बार 8 बजे के बाद कॉल कर लेंगे 7061 वाले नंबर पे, ताकि हम लोग उन चीजों को अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाए। ठीक है, उससे पहले डिस्टर्ब मत करना क्योंकि हम लोग की क्लासेस रहेगी। चलो भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।